अक 15 हिंदी। अग्रसर। लू शेंग की धारणा में नए मार्शल आर्टिस्ट वे थे जो युद्ध में विशालकाय दिव्य सैनिकों के समान मेचा को नियंत्रित करते थे या उन ब्लडलाइन मार्शल आर्टिस्टों की तरह विचित्र थे। लेकिन दुबई। पहली बात तो ये कि वह किसी विचित्र रूप में नहीं बदला था और दूसरी बात उस पर कोई मेचा नहीं लगा था। अपने फटे पुराने कपड़ों के साथ वह सचमुच किसी प्राचीन मार्शल कलाकार जैसा लग रहा था। तुम क्या देख रहे हो? ये कैसा नजारा है? लू शेंग की अजीब निगाहों से डू बाय असहज हो गया, इसलिए वह तुरंत खड़ा हो गया, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया और उसने कहा, मैं अपना स्वयं का विशालकाय दिव्य सैनिक पाने वाला हूं और यह हमारे जीवन गुटों के लिए एक विशेष मॉडल है। जब वह बोल रहा था तो डू बाय के चेहरे पर गर्व का भाव उभर आया और वह अपनी छाती थपथपाने से खुद को नहीं रोक सका। लू शेंग ने एक क्षण विचार करने के बाद पूछा, वरिष्ठ, आप स्टार रिवर विश्वविद्यालय में कितने समय से हैं? आपसे 30 साल पहले। क्यों? डू बाय ने उदासीनता से जवाब दिया। अप्रत्याशित रूप से इस बयान से लू शेंग फिर से चुप हो गया। 30 साल हो गए और अभी तक कोई अपना विशालकाय दिव्य सैनिक नहीं। इसमें गर्व करने लायक क्या है? डू बाय ने एक नज़र में लू शेंग के विचारों को समझ लिया और उसका चेहरा फिर से लाल हो गया। क्या ये बहुत महंगा नहीं है? डू बाय ने समझाने की बहुत कोशिश की, हमारे जीवन गुटों के विशाल दिव्य सैनिक बेहद खास हैं, उनमें बढ़ने की क्षमता है। और इसी वजह से जो लोग न्यू मार्शल नहीं हैं, वे भी अपने विशालकाय दिव्य सैनिक के मालिक हो सकते हैं। हमारे जीवन गुटों में 10 मिलियन से ज्यादा छात्र हैं। इतने सारे लोगों के साथ और उन विशाल दिव्य सैनिकों के अत्यधिक मूल्य के साथ बड़ी मात्रा में क्रेडिट और सामग्री की आवश्यकता होती है। मैंने अपना विशालकाय दिव्य सैनिक बनाने के लिए पूरे 30,000 क्रेडिट खर्च किए हैं। क्या आप जानते हैं कि 30,000 क्रेडिट क्या दर्शाते हैं? यह मेरी 30 साल की जवानी है। डू बाय ने अपने फटे कपड़ों की ओर इशारा करते हुए और भी ज्यादा उत्साहित होकर कहा, इन 30,000 क्रेडिट के लिए मैंने बिना खाए पिए गुजारा है। 30 साल तो बहुत कम समय है, ठीक है। हमारे पूरे जीवन गुटों को देखते हुए ऐसे बहुत कम लोग हैं जो सिर्फ 30 सालों में अपना विशालकाय दिव्य सैनिक पा सकते हैं। डू बाय की बात सुनकर लू शेंग ने पलकें झपकाईं। 30,000 क्रेडिट, ये वास्तव में महंगा था। लू शेंग को यह भी पता था कि स्टार रिवर विश्वविद्यालय में क्रेडिट मुख्य मुद्रा थी, जो कि स्वर्गीय जागृति प्रशिक्षण शिविर में अंकों की तरह थी, जिसका उपयोग विशेष रूप से विश्वविद्यालय के भीतर वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता था। क्या आप मेरे साथ नए मार्शल सेक्ट में शामिल होना चाहेंगे? आप जानते हैं, विशाल दिव्य सैनिक अग्रिम पंक्ति के युद्ध क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ है। हमारी स्टार रिवर यूनिवर्सिटी की विशाल दिव्य सैनिक सेना निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ में से एक है, जिसने असंख्य ब्रह्मांडीय जीवों को मार गिराया है। भविष्य असीम है। इस बार डू बाय ने फिर पूछा। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद लू शेंग ने फिर भी अपना सिर हिलाकर मना कर दिया। हालांकि विशाल दिव्य सैनिक अच्छे होते हैं, लेकिन जीवन गठन के संस्करण और भी आकर्षक होते जाते हैं। सिर्फ इसी वजह से नया मार्शल चुनने की जरूरत नहीं है। वह शुरू से ही प्राचीन मार्शल आर्ट की ओर झुका था। ओह, तो ठीक है। डू बाय ने कुछ अफसोस के साथ बात की, फिर वरिष्ठ बहन के अनुसंधान गुट और दूसरे वरिष्ठ भाई के प्राचीन मार्शल गुट को लू शेंग से परिचित कराया। शोध गुट और प्राचीन मार्शल गुट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता था। एक गुट शोध पर केंद्रित था, खास तौर पर जीवन क्षेत्र में, जबकि दूसरा गुट उस रास्ते पर था जिस पर लू शेंग फिलहाल चल रहा था। परिचय के बाद लू शेंग ने प्राचीन मार्शल गुट को चुना, जहां दूसरा वरिष्ठ भाई था। हालांकि निर्णय लेने के बाद लू शेंग ने फिर भी पूछा, वैसे सीनियर भाई डू बाय, उनकी सीनियर सिस्टर, दूसरे सीनियर भाई और तीसरे सीनियर भाई सभी छठे स्तर के पावर हाउस हैं, तो वे स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में मेंटर बनना क्यों नहीं चुनते? ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में लू शेंग उत्सुक था। आखिरकार स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में ज्यादातर मेंटर छठी श्रेणी के ट्रांसेंडेंट ही थे। यह अजीब बात थी कि जिन 3 बड़े भाई बहनों से वह कभी नहीं मिला था, उन्होंने मेंटर न बनने का फैसला किया। डू बाय ने बताया, हालांकि यदि कोई व्यक्ति छठे स्तर का ट्रांसेंडेंट है तो वह स्टार रिवर विश्वविद्यालय में मेंटर बनने के लिए आवेदन कर सकता है, लेकिन मेंटर पद के लिए युद्ध शक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के सभी छठे स्तरीय मेंटरों में 7वें स्तरीय बनने की क्षमता है। केवल वे ही मेंटर योग्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं जो इन पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और एक क्षेत्र की रक्षा के लिए सुरक्षित हो जाते हैं, जिससे उन्हें सफलता के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त करने में मदद मिलती है। जहां तक हमारे 3 वरिष्ठ भाई बहनों की बात है, हमारे जीवन गुटों के कई उत्तराधिकारियों द्वारा वर्षों के संचय के बाद उनकी सीमा बहुत बड़ी है।
इसके अलावा 7वें स्तर के मार्गदर्शक आमतौर पर चीजों का ज्यादा प्रबंधन नहीं करते हैं, और वरिष्ठ भाई बहन जो नव पदोन्नत 6ठे स्तर के पारंगत हैं, ने कुछ अनुभव प्राप्त करने के लिए शिक्षण सहायक के रूप में सेवा करना चुना है। एक बार जब वे पर्याप्त योग्यता के साथ विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को पूरा कर लेंगे, तो वे स्वाभाविक रूप से संरक्षक बनने के लिए आवेदन करेंगे। ये सुनकर लू शेंग ने सिर हिलाया। वास्तव में यह एक बुद्धिमानी भरा निर्णय था। लाइफ फैक्शंस की व्यापक पहुंच ने छात्रों को निखारने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए। यही कारण था कि लू शेंग ने लाइफ फैक्शंस को चुना। ये तीनों नव पदोन्नत 6ठे स्तर के वरिष्ठ भाई बहन इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, चूंकि आप प्राचीन मार्शल आर्ट सीखने के लिए दृढ़ हैं, इसलिए मैं आपको पहले पंजीकरण के लिए प्राचीन मार्शल गुट में ले जाऊंगा। डू बाई ने अपना हाथ हिलाया और लू शेंग को टेलीपोर्टेशन एरे की ओर ले गया। हमारे जीवन गुटों का दायरा बहुत बड़ा है, जिसमें दर्जनों ग्रह शामिल हैं। विभिन्न गुटों के ग्रह अलग अलग हैं, इसलिए विभिन्न गुटों तक पहुंचने के लिए आमतौर पर हमें अपने गुटों के आंतरिक टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करना पड़ता है, अन्यथा मुझे भी यात्रा करने में बहुत समय लग जाता। डू बाई ने बताया कि वह लू शेंग को उस ग्रह पर ले गया जहां प्राचीन मार्शल गुट स्थित था। लंबी बातचीत के माध्यम से लू शेंग ने डू बाई के बारे में एक निश्चित समझ विकसित कर ली थी। डू बाई लू शेंग से 30 साल पहले स्टार रिवर विश्वविद्यालय में आए थे, और 30 साल की साधना के बाद अब उनके पास चौथे स्तर की साधना थी। बेशक, चूंकि आप पहली बार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप टेलीपोर्टेशन एरे का एक बार मुफ्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद या लाइफ फैक्शन से बाहर जाने पर आपको क्रेडिट की जरूरत होगी। डू बाई ने लू शेंग को देखकर मुस्कुराया। लू शेंग ने सिर हिलाया। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में क्रेडिट्स काफी अहमियत रखते थे। चौथे दर्जे के नए छात्र के तौर पर उसे पहले साल में 500 बेसिक क्रेडिट मिलते थे। इसके बाद गुड क्रेडिट वितरित नहीं करेंगे और छात्रों को उन्हें अर्जित करने के लिए कार्य पूरे करने होंगे। इससे ये स्पष्ट हो गया कि डू बाई को अपने विशालकाय दिव्य सैनिक को बदलने में 30 वर्ष क्यों लगे। इन 30 वर्षों में डू बाई ने लगन से ऋण अर्जित करके 30,000 ऋण एकत्र किए। अपनी साधना के संसाधनों पर खर्च किए गए ऋणों को देखते हुए ये पहले से ही काफी तेज था। जैसे ही उन्होंने टेलीपोर्टेशन एरे पर कदम रखा, भारहीनता की भावना ने उन्हें घेर लिया और उनके चारों ओर की हर चीज किसी बल के प्रभाव में विकृत होने लगी, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने पहले अनुभव की थी। आंतरिक गुफा स्वर्ग, अंतरतारकीय जहाज, आकाश को नियंत्रित करने वाली मार्शल आर्ट। टेलीपोर्टेशन सरणी के भीतर वे दोनों ट्रांसमिशन के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि डू बाई लगातार लू शेंग को जीवन गुटों के बारे में कुछ बातें समझा रहा था। हमारे जीवन गुटों में हर महीने 6ठे चरण में वरिष्ठ भाई व्याख्यान देंगे और हर 10 साल में एक बार हमारे मार्गदर्शक व्याख्यान देंगे। बेशक ये पाठ्यक्रम निःशुल्क हैं और इनके लिए किसी क्रेडिट की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये पाठ्यक्रम आमतौर पर 6ठे चरण के वरिष्ठ भाइयों और उनके मार्गदर्शकों द्वारा सिखाई जाने वाली मार्शल आर्ट की बारीकियों पर आधारित होते हैं। अगर आप विशिष्ट मार्शल आर्ट सीखना चाहते हैं, जैसे कि गृह स्तरीय ज्ञान जिसमें आप प्रशिक्षण ले रहे हैं, और मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आपको क्रेडिट खर्च करने होंगे। जब तक आपके पास पर्याप्त क्रेडिट है, आप 6ठे चरण में वरिष्ठ भाइयों और बहनों या यहां तक कि मार्गदर्शकों को भी आमंत्रित कर सकते हैं। ये सुनकर लू शेंग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई। वह इस प्रणाली से अपरिचित नहीं था, क्योंकि तियान की प्रशिक्षण शिविर की पिछली प्रणाली भी ऐसी ही थी। मार्शल आर्ट सिखाने के लिए दूसरे प्रशिक्षण शिविरों से प्रशिक्षकों को बुलाने के लिए क्रेडिट खर्च करना पड़ता था। इसके अलावा स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में खेती के संसाधनों को खरीदने के लिए भी क्रेडिट की आवश्यकता होती है। हमारे स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में संसाधनों की एक अंतहीन श्रृंखला है। अगर आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, तो संभवतः हमारे पास ये बिक्री के लिए उपलब्ध है। डू बाई ने गर्व से कहा। बेशक, एक अच्छी सुविधा ये भी है कि हमारे स्टार रिवर यूनिवर्सिटी क्रेडिट को फेडरेशन पॉइंट्स के बदले में बदला जा सकता है। विनिमय दर लगभग 1 मिलियन फेडरेशन पॉइंट्स के लिए 1 क्रेडिट है। हालांकि इसके विपरीत की अनुमति नहीं है। ये सुनकर लू शेंग ने थोड़ा सिर हिलाया। ये वास्तव में तियान की प्रशिक्षण शिविर जैसा ही है। फेडरेशन के अंकों को क्रेडिट के लिए नहीं बदला जा सकता है, लेकिन इस विनिमय दर के आधार पर वरिष्ठ भाई डू बाई द्वारा 30,000 क्रेडिट में विशालकाय दिव्य सैनिक की खरीद 3 अरब फेडरेशन पॉइंट्स के बराबर है। ये कीमत, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वरिष्ठ भाई डू बाई को इसके लिए 30 साल बचत करनी पड़ी। लू शेंग ने आह भरी।
जहां तक क्रेडिट के लिए फेडरेशन अंकों के आदान प्रदान की अनुमति नहीं देने का सवाल है, तो इसका उद्देश्य ट्रांसेंडेंट को आम लोगों के जीवन को प्रभावित करने और मुद्रास्फीति या अन्य ऐसे मुद्दों को पैदा करने से रोकना है। डू बाई ने सहजता से समझाया। अब आपके पास 500 बुनियादी क्रेडिट हैं। मेरा सुझाव है कि आप पहले कुछ जरूरी चीजें खरीद लें और बाकी के बारे में बाद में सोचें जब आप गुटों से ज्यादा परिचित हो जाएं। लू शेंग ने डू बाई की ओर देखा। वरिष्ठ भाई, आवश्यक चीजें क्या हैं? डू बाई ने 3 उंगलियां उठाई और कहा, अंतरतारकीय जहाज, आंतरिक गुफा, स्वर्ग, आकाश को नियंत्रित करने वाली मार्शल आर्ट। ये तीनों हर स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के छात्र के लिए आवश्यक हैं। लू शेंग को एहसास हुआ क्योंकि उसने स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के फोरम पर पहले भी इनके बारे में पोस्ट पढ़ी थी। डू बाई को इनका जिक्र करते हुए सुनकर उसे याद आ गया। आंतरिक गुफा स्वर्ग का तात्पर्य मार्शल आर्टिस्ट के शरीर के भीतर एक छोटी सी दुनिया बनाने के लिए ये विशेष तरीकों का उपयोग करना है, और यह छोटी सी दुनिया एक भंडारण रिंग के समान कार्य करती है। साधक सामान्यतः अभी भी भंडारण रिंगों का उपयोग करते हैं, लेकिन मार्शल कलाकारों के लिए, जो अक्सर युद्ध में अपने मजबूत भौतिक शरीर पर निर्भर रहते हैं, भंडारण रिंगों को युद्ध के दौरान आसानी से क्षतिग्रस्त किया जा सकता है। परिणामस्वरूप भंडारण रिंग मार्शल कलाकारों के लिए बहुत व्यावहारिक नहीं है। इसलिए आंतरिक गुफा स्वर्ग की तकनीक बनाई गई थी। जहां तक आकाश नियंत्रण मार्शल आर्ट्स की बात है, यह मार्शल कलाकारों को उड़ने की क्षमता प्राप्त करने की अनुमति देता है, जो कि गोल्डन बॉडी मार्शल कलाकारों के लिए ब्रह्मांडीय युद्ध में शामिल होने की सबसे बुनियादी आवश्यकता है। अन्यथा, यदि कोई उड़ भी नहीं सकता, तो वह ब्रह्मांड में कैसे भ्रमण कर सकता है? मार्शल आर्टिस्ट आखिरकार साधकों की तरह नहीं होते हैं, जो फाउंडेशन स्थापना चरण में अस्थायी उड़ान प्राप्त करने के लिए अपनी आंतरिक स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक शक्ति की सहायता के लिए अपनी मजबूत आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए साधकों के समान क्षमता प्राप्त करने के लिए उन्हें आकाश नियंत्रण मार्शल आर्ट्स पर निर्भर रहने की आवश्यकता है। जहां तक अंतरतारकीय यानों का प्रश्न है, उनके बारे में कहने को ज्यादा कुछ नहीं है। जीवन गुट इतने विशाल हैं और टेलीपोर्टेशन सरणियों के मुफ्त उपयोगों की संख्या सीमित है। आकाश नियंत्रित मार्शल आर्ट में महारत हासिल करने के बाद भी स्वर्ण शरीर वाले मार्शल कलाकार प्रकाश की गति प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें अंतरतारकीय जहाजों पर निर्भर रहना पड़ता है। दैनिक सीखने, विभिन्न ग्रहों की यात्रा करने और गुट कार्यों को पूरा करने के लिए परिवहन या आपूर्ति स्टेशन के रूप में जहाज का होना आवश्यक है। संक्षेप में, ये यात्रा के लिए आवश्यक है। यह मेरी संपर्क जानकारी है। जैसे जैसे टेलीपोर्टेशन सरणी धीरे धीरे स्थिर होती गई, इसने लू शेंग और डू बाई को प्राचीन मार्शल गुटों द्वारा शासित ग्रह पर पहुंचा दिया। टेलीपोर्टेशन एरे के दरवाजे खुले और लू शेंग और डू बाई बाहर आ गए। डू बाई ने अपनी कलाई घड़ी निकाली और लू शेंग को अपनी संपर्क जानकारी दिखाई। अगर आप भविष्य में कोई अंतरतारकीय जहाज खरीदना चाहें, तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे पास जो जहाज हैं, वे स्कूल के जहाज जितने अच्छे तो नहीं हैं, लेकिन सस्ते हैं और फेडरेशन पॉइंट से भी खरीदे जा सकते हैं। डू बाई ने मुस्कुराते हुए लू शेंग से कहा। लू शेंग ने अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाई, डू बाई की ओर देखा और अंत में डू बाई की संपर्क जानकारी जोड़ दी। संपर्क जानकारी देने के बाद डू बाई ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उसने बस लू शेंग की ओर हाथ हिलाया। ठीक है, आज के लिए मैं तुम्हें यहीं छोड़ता हूँ। टेलीपोर्टेशन एरे कॉरिडोर के अंत तक चलो और तुम्हें जीवन गुटों का आर्टिफैक्ट स्पिरिट सेंटर दिखाई देगा, जो प्राचीन मार्शल गुटों का रिपोर्टिंग पॉइंट है। वहां अपनी पहचान सत्यापित करो और बस तुम्हारा काम हो गया। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो मुझसे संपर्क करना याद रखें। जैसे ही उसने यह बात कही, डू बाई का शरीर तेजी से भीड़ में गायब हो गया और लू शेंग को पता भी नहीं चला कि वह कब चला गया। ये वरिष्ठ भाई बहुत दिलचस्प व्यक्ति है। लू शेंग ने आगे की भीड़ को देखा, व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया और उस मार्ग पर चल पड़ा जिसका उल्लेख डू बाई ने किया था। जल्द ही वह आर्टिफैक्ट स्पिरिट सेंटर पहुंच गया। आर्टिफैक्ट स्पिरिट सेंटर में लंबी कतार थी। इस साल लाइव फैक्शंस में लगभग 2 लाख नए छात्र आए, यहां तक कि प्राचीन मार्शल फैक्शंस में भी दसियों हजार नए छात्र थे। लू शेंग को कोई जल्दी नहीं थी और वह चुपचाप कुछ देर इंतजार करता रहा। जब उसकी बारी आई तो उसने अपनी पहचान सत्यापित की और अपनी कलाई घड़ी पर एक संदेश देखा। लाइव फैक्शंस में लू शेंग का स्वागत है। आपको स्टार 888 वुलिंग सिटी वुलिंग स्टार में एक निवास स्थान सौंपा गया है। लू शेंग ने संदेश को देखते हुए अपनी भौहें थोड़ी ऊपर उठाईं। अभी तक लू शेंग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि डू बाई ने कहा था कि अंतरतारकीय यान जरूरी है,
ग्रहों के बीच की दूरी वाकई बहुत ज्यादा है और अंतरतारकीय यान के बिना ये बहुत परेशानी भरा होगा। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण लू शेन को वुलिंग शहर के लिए अंतरतारकीय उड़ान लेनी पड़ी, क्योंकि वह टेलीपोर्टेशन पर अपने सीमित क्रेडिट खर्च नहीं करना चाहता था, खासकर तब जब इस समय उनके क्रेडिट सीमित थे। आधे घंटे की भीड़ भरी अंतरतारकीय उड़ान के बाद वह अंततः अपने निर्धारित निवास पर पहुंच गया। निवास स्थान बहुत अच्छा था, एक छोटे से विला जैसा जिसमें सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद थीं। अपने निवास पर वापस आकर लू शेंग ने स्टार रिवर यूनिवर्सिटी की आंतरिक विनिमय प्रणाली खोली और आंतरिक गुफा स्वर्ग और आकाश नियंत्रण मार्शल आर्ट्स की खोज की। इन दोनों मार्शल आर्ट को बुनियादी माना जाता था, इसलिए इनके लिए ज्यादा क्रेडिट की जरूरत नहीं थी। दोनों सीखने के लिए सिर्फ 50 क्रेडिट लगते थे। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद लू शेंग ने अंतरतारकीय जहाजों की खोज शुरू कर दी। मेरे लिए अंतरतारकीय यान का प्राथमिक कार्य परिवहन का एक साधन है। मुझे इस समय कोई खतरनाक कार्य पूरा करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपना पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए ग्रहों के बीच यात्रा करनी है। इसलिए पहली प्राथमिकता गति है। इसमें युद्ध दृश्यों की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें केवल बुनियादी कार्य होने चाहिए और ये तेज होना चाहिए। जहाज के स्तर के लिए ग्रह स्तर प्रकार आय पर्याप्त होगा। लू शेंग ने अपनी ठोड़ी रगड़कर अपनी इच्छित दिशा की पुष्टि की। इसके बाद उन्होंने इन टैगों को खोज में डाला और जहाज से संबंधित जानकारी की एक विस्तृत सूची तुरंत सामने आ गई। ग्रह स्तर प्रकार आय छाया तेंदुआ जहाज, एक चिकित्सा कक्ष, एक गुरुत्वाकर्षण कक्ष, प्रकाश की गति से 1.5 गुना तक की गति, बुनियादी कलाकृति आत्मा से सुसज्जित। मूल्य 3000 क्रेडिट। ग्रह स्तर प्रकार आय फाल्कन श्रेणी जहाज, इसमें एक चिकित्सा कक्ष, गुरुत्वाकर्षण कक्ष, प्रकाश की गति से 1.6 गुना तक की गति, बुनियादी कलाकृति आत्मा शामिल है। मूल्य 3500 क्रेडिट। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जब लू शेंग ने इन जहाजों की विशेषताएं देखीं तो सच कहा जाए तो वह ललचा गया। हालांकि मूल्य टैग देखकर उसका उत्सुक दिल तुरंत ठंडा हो गया। ये गृह स्तरीय प्रकार आए जहाज निश्चित रूप से लू शेंग की आवश्यकताओं को पूरा करते थे, लेकिन उनकी कीमतें बहुत अधिक थीं। बेशक कुछ बुनियादी मॉडल अपेक्षाकृत सस्ते थे, जो टियर 3 अंतरतारकीय जहाजों के बराबर थे, और उनकी लागत केवल कुछ 100 क्रेडिट थी। हालांकि ये लू शेंग की गति संबंधी जरूरतों को पूरा नहीं करते थे। इनमें से कोई भी प्रकाश गति की उड़ान नहीं भर सकता था और इन अंतरतारकीय यानों में बुनियादी कलाकृतियों वाली आत्माएं भी नहीं थीं, जिसका मतलब था कि कई ऑपरेशन मैन्युअल रूप से करने होंगे। इसका मतलब था इन बुनियादी अंतरतारकीय जहाजों को खरीदने के लिए लू शेंग को जहाज चलाना सीखना होगा। लू शेंग चुप हो गया, अनिच्छा से उन गृह स्तरीय प्रकार आए जहाजों को देख रहा था। उसकी निगाह अनायास ही भुगतान अनुभाग पर पड़ गई। अचानक 3 स्पष्ट शब्द उसकी नजर में आए। किस्तों में भुगतान उपलब्ध है। लू शेंग की दृष्टि धुंधली हो गई। किश्तें, फिर किश्तें। इन 3 शब्दों ने लू शेंग को उसकी उत्कृष्टता की यात्रा की याद दिला दी। पहले अंकल्ली से उधार लेना, फिर छात्र ऋण, और यहां तक कि तियान की प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश करते समय भी उसे लियूफैन से अग्रिम राशि मांगनी पड़ी। अब टियर 4 ट्रांसेंडेंट होने के बावजूद वह अभी भी ऋण के भंवर से बच नहीं सका। लू शेंग को ऐसा महसूस हुआ जैसे इस दुनिया का एक विशाल काला हाथ उसे कसकर जकड़ रहा है। यह लू शेंग थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। अपनी हताशा को दबा न पाने के कारण उसने खरीदारी की सूची बंद कर दी। छोड़ो, चलो अभी अंतरतारकीय यानों की चिंता नहीं करते। मेरे मौजूदा बुनियादी क्रेडिट के साथ ये काफी नहीं है। जब मौका मिलेगा मैं सीनियर भाई डू से सलाह लूंगा। आखिरकार मेरे पास अभी भी 300 मिलियन फेडरल पॉइंट्स हैं। लू शेंग ने अपना सिर हिलाया और फिर जीवन गुटों के पाठ्यक्रम और ज्ञान अनुभाग को खोला। स्टार रिवर विश्वविद्यालय के शीर्ष 5 अनुसंधान गुटों में से एक के रूप में जीवन गुटों के पास हजारों प्रकार के गृह स्तरीय ज्ञान थे। गृह स्तरीय ज्ञान की सूची को देखते हुए लू शेंग ने ब्राउज करना शुरू कर दिया। गृह स्तरीय मार्शल आर्ट्स, साइलेंस सेबर। मूल्य 350 क्रेडिट। गृह स्तरीय साधना तकनीक, स्वर्गारोहण तकनीक। मूल्य 450 क्रेडिट। गृह स्तरीय मार्शल आर्ट्स, पुनर्जन्म भाला तकनीक। मूल्य 480 क्रेडिट। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जीवन गुटों के पास मौजूद हजारों प्रकार के गृह स्तरीय ज्ञान में से इन मार्शल आर्ट तकनीकों की कीमत आमतौर पर 300 से 500 क्रेडिट तक होती थी। हालांकि लू शेंग ने गृह स्तरीय ज्ञान के आदान प्रदान सूची में देखा कि उनके व्यक्तिगत जानकारी अनुभाग में एक बार का मुफ्त आदान प्रदान दिखाया गया था।
ये निःशुल्क आदान प्रदान कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शीर्ष 10,000 में स्थान पाने के लिए मेरा पुरस्कार है। इससे मुझे कुछ 100 क्रेडिट की बचत होती है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने में कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं एक्सचेंज करने से पहले और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता हूं और अपना रास्ता तय कर सकता हूं। लू शेंग मंद मंद मुस्कुराया और फिर उसे गृह स्तरीय ज्ञान व्यापक व्याख्या नामक एक पाठ्यक्रम मिला। इस पाठ्यक्रम के विनिमय हेतु केवल 1 क्रेडिट का शुल्क लगता है। लू शेंग को गृह स्तर के ज्ञान के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। उसका एकमात्र संपर्क अमर तकनीक से था, जिसे उसने तियान की हैवी इंडस्ट्री से खरीदा था। इसलिए यह पाठ्यक्रम लू शेंग के लिए बहुत आवश्यक था। लू शेंग ने 1 क्रेडिट के बदले पाठ्यक्रम का आदान प्रदान किया। लगभग 10 सेकंड बाद लू शेंग की कलाई घड़ी पर एक लिंक अनुरोध दिखाई दिया। ये लाइफ एक्शंस के टियर 4 सीनियर झांग यांग का था। लू शेंग ने लिंक अनुरोध स्वीकार कर लिया और तुरंत ही कलाई घड़ी से एक आकृति प्रकट होने लगी। झांग यांग लू शेंग के सामने चटाई पर क्रॉस लेग करके बैठे हुए गर्मजोशी से मुस्कुराए। जूनियर भाई लू शेंग, क्या हम पाठ शुरू करें? लू शेंग ने अपना आसन सीधा किया और सिर हिलाया। झांग यांग सीधे मुद्दे पर आए और व्याख्या करना शुरू कर दिया। लगभग आधे घंटे के स्पष्टीकरण के बाद लू शेंग को गृह स्तर के ज्ञान की सामान्य समझ हो गई। जैसा कि वरिष्ठ भाई झांग यांग ने कहा, कुछ विशेष मामलों को छोड़कर लगभग सभी गृह स्तर के ज्ञान को स्टार स्तर के ज्ञान में उन्नत किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त गृह स्तर का ज्ञान या तो एक दूसरे में विलीन हो सकता है या संघर्ष कर सकता है। ज्यादातर मार्शल कलाकारों के लिए एक मार्शल आर्ट या कुछ संगत मार्शल आर्ट चुनने से उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इसका मतलब ये भी है कि अपने भविष्य के मार्शल आर्ट पथ को पहले ही निर्धारित कर लेना और दृढ़ता से उसका पालन करना जरूरी है। लू शेंग ने झांग यांग के पाठ का सारांश देते हुए कहा कि यह काफी लाभदायक है। वरिष्ठ भाई झांग, आपके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद। लू शेंग ने झांग यांग की ओर हाथ बढ़ाया। झांग यांग मुस्कुराया, हम दोनों को कुछ न कुछ लाभ होगा। मैं आपके क्रेडिट अर्जित करता हूं और आप गृह स्तर के ज्ञान की समझ प्राप्त करते हैं। यह पारस्परिक रूप से लाभकारी है। इससे पहले कि हम अपनी बात समाप्त करें, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं। लू शेंग ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। झांग यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, सभी नए छात्रों को एक छोटा सा लाभ मिलता है। वे टियर 6 के वरिष्ठ छात्र से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए 10 क्रेडिट खर्च कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि आप प्राचीन मार्शल पथ का अनुसरण कर रहे हैं। आपको उन 10 क्रेडिट को दूसरे वरिष्ठ भाई से सलाह लेने में खर्च करना चाहिए। हालांकि 10 क्रेडिट बहुत ज्यादा लग सकते हैं, लेकिन टियर 6 मास्टर का मार्गदर्शन अमूल्य है। झांग यांग की बातें सुनकर लू शेंग की आंखें चमक उठीं। दूसरे वरिष्ठ भाई से मार्गदर्शन। सुझाव के लिए धन्यवाद वरिष्ठ भाई झांग। उत्साहित होकर लू शेंग ने झांग यांग को धन्यवाद दिया और फिर दूसरे वरिष्ठ भाई से मार्गदर्शन का अनुरोध करने के लिए 10 क्रेडिट खर्च किए। शेंग के अनुरोध का जवाब मिलने में ज्यादा देर नहीं लगी। जल्द ही उसकी घड़ी से एक आकृति प्रक्षेपित हुई। वह एक युवा व्यक्ति था जिसने सफेद रंग की प्रशिक्षण पोशाक पहन रखी थी तथा उसकी सौम्य मुस्कान ऐसी थी मानो वसंत की सांस आ रही हो। वह बिल्कुल पड़ोस के लड़के जैसा दिखता था। यदि कोई उसकी पहचान नहीं जानता तो उसके लिए उसमें छठे स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति की छाया देखना कठिन होगा। दूसरा वरिष्ठ भाई लू शेंग ने आदरपूर्वक उस आदमी को प्रणाम किया। लाइफ एक्शंस में सभी छात्र एक दूसरे को वरिष्ठ या कनिष्ठ साथी छात्र कहते थे। केवल 3 नव आरोहित छठे स्तर के वरिष्ठ साथियों को वरिष्ठ भाई के रूप में संबोधित किया गया। लू शेंग, मैंने तुम्हारे बारे में हमारे शिक्षक से सुना है। दूसरा वरिष्ठ भाई पालथी मारकर बैठ गया और लू शेंग की ओर धीरे से मुस्कुराया। इस एक वाक्य ने लू शेंग को काफी आश्चर्यचकित कर दिया। दूसरे वरिष्ठ भाई ने गुरु गुमो से मेरा नाम सुना है। ये जानना कि 7वें स्तर के बलवान व्यक्ति के रूप में गुमो के पास जीवन गुटों में अनगिनत छात्र हैं, एक छात्र जिसका नाम गुमो बोल सकता है, वह असाधारण होना चाहिए। लू शेंग को कभी उम्मीद नहीं थी कि गुमो उसका नाम लेगा। दूसरे वरिष्ठ भाई ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इस साल की कॉलेज प्रवेश परीक्षा में शिक्षक ने विशेष रूप से 17 मार्शल कलाकारों को भर्ती किया था जिन्होंने सच्चे मार्शल बॉडी में महारत हासिल की थी, और आप उनमें से एक थे। इसके अलावा मैं ये भी जानता हूं कि आप तियान की स्टार से आए हैं, जो कि एक छोटा सा क्षुद्रग्रह है, इसलिए ऐसी कई बातें हैं जो आप नहीं समझते। बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आज आपके संदेह दूर कर सकता हूं। आप मुझे मार्शल आर्ट तकनीकों में अपनी वर्तमान महारत के बारे में बता सकते हैं और मैं आपको कुछ सलाह दे सकता हूं।
दूसरे वरिष्ठ भाई की बातें सुनकर लू शेन को अचानक कुछ एहसास हुआ। फिर उसने अपनी स्थिति दूसरे वरिष्ठ भाई के साथ साझा की। क्या आप पहले से ही गृह स्तर की साधना तकनीक में निपुण हैं? शिक्षक गलत नहीं थे, आपकी प्रतिभा वास्तव में उल्लेखनीय है। दूसरे वरिष्ठ भाई हल्के से मुस्कुराए, फिर कुछ देर तक विचार करने के बाद धीरे से बोले, आपकी स्थिति के आधार पर मैं फिलहाल 3 सुझाव दे सकता हूं। ये सुनकर लू शेन की आंखें चमक उठीं। छठे स्तर के पारलौकिक व्यक्ति के सुझाव स्वाभाविक रूप से उसके लिए पूरी तरह उपयुक्त होंगे। पहला सुझाव यह है कि चूंकि आपने अमर तकनीक से शुरुआत कर ही ली है, इसलिए इसे अपने आधार के रूप में इस्तेमाल करें और साथ ही जीवन और मृत्यु तकनीक और अमर तकनीक का अभ्यास करें। ये तीनों तकनीकें एक दूसरे की पूरक हैं और भविष्य में ये तार्किक स्तर के ज्ञान तक आगे बढ़ सकती हैं। इन 3 संगत तकनीकों को एक साथ साधना करने से आपकी साधना गति बढ़ेगी, जिससे आपका मार्शल पथ प्रशस्त होगा। अनुकूल परिस्थितियों में आप 300 वर्षों के भीतर छठे स्तर तक पहुंच सकते हैं। दूसरे वरिष्ठ भाई ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, 300 वर्षों के भीतर छठे स्तर तक पहुंचना। अगर यह खबर लाइव फैक्शंस में भी फैल गई तो काफी हलचल मच जाएगी। आखिरकार लाइव फैक्शंस के 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों में से बहुत कम ही छठे स्तर के ट्रांसेंडेंट बन पाते हैं। 300 वर्षों के भीतर ऐसा करना तो दूर की बात है। यद्यपि लू शेंग इन शब्दों को सुनकर ललचा गया, फिर भी उसने अपना धैर्य बनाए रखा और दूसरे वरिष्ठ भाई के अगले सुझाव की प्रतीक्षा की। लू शेंग के उत्सुक किंतु मौन व्यवहार को देखकर दूसरे वरिष्ठ भाई की आंखों में प्रशंसा की झलक दिखाई दी। उन्होंने आगे कहा, दूसरा सुझाव यह है कि आप अपनी वर्तमान महान पंचतत्व मुट्ठी पर ध्यान केंद्रित करें और उसके बाद आने वाली गृह स्तरीय मार्शल आर्ट पंचतत्व तारा दमनकारी मुट्ठी सीखें। साथ ही आपको पंचतत्व तारा दमनकारी मुट्ठी के साथ संगत 2 गृह स्तरीय मार्शल आर्ट का भी अध्ययन करना चाहिए। इस मार्ग पर चलकर आप 200 वर्षों के भीतर छठे स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि यह मार्ग तेज है, लेकिन इसके लिए 5 तत्वों की शक्ति की गहरी समझ की आवश्यकता होती है तथा पिछले मार्ग की तुलना में मार्शल कलाकार से अधिक जन्मजात प्रतिभा की मांग होती है। मैंने जिन 200 वर्षों का उल्लेख किया है, वे इस धारणा पर आधारित हैं कि इन 200 वर्षों में आप 5 तत्वों की शक्ति के बारे में अपनी समझ को और बढ़ाएंगे। लू शेंग ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में उत्कट इच्छा झलक रही थी। 200 वर्षों के भीतर छठे स्तर को प्राप्त करना, ये पहले रास्ते से 100 साल तेज है। ये जानते हुए कि एक मार्शल कलाकार जितनी तेजी से आगे बढ़ता है, उसकी भविष्य की क्षमता उतनी ही अधिक होती है, जिससे उसे उच्चतर क्षेत्रों तक पहुंचने का अवसर मिलता है। यदि 200 वर्षों के भीतर छठे स्तर तक पहुंच जाए तो व्यक्ति अनिवार्य रूप से 7वें स्तर के लिए प्रयास करने के योग्य हो जाएगा। ये कितना अविश्वसनीय था। लू शेंग ने एक और गहरी सांस ली। वह अंदर से और भी बेचैन महसूस कर रहा था, लेकिन अंततः उसने अपने अधीर दिल को दबा लिया और थोड़ी कर्कश आवाज में पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूं दूसरे वरिष्ठ भाई, तीसरा सुझाव क्या है? दूसरे वरिष्ठ भाई ने मंद मंद मुस्कुराया, उसकी आंखों में हल्की चमक थी। तीसरा सुझाव पहले 2 को जोड़ता है। यदि आप इस मार्ग का अनुसरण करते हैं तो आप 100 वर्षों से कुछ अधिक समय में छठे स्तर को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते की प्रगति सुचारू रहे। बेशक ये रास्ता सिर्फ असाधारण प्रतिभा वाले लोगों के लिए है। साधारण मार्शल कलाकारों के लिए एक गृह स्तरीय ज्ञान भी अर्जित करना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने वाले छात्रों में से भी बहुत कम ही पहले 2 रास्तों पर चल पाते हैं, तीसरे की तो बात ही छोड़ दीजिए। दूसरे वरिष्ठ भाई के शब्द लू शेंग के कानों तक पहुंचे, जिससे उसके दिल में उत्साह की लहरें उठ गईं। क्या आपने केवल 100 वर्ष से कुछ अधिक समय में छठा स्तर प्राप्त कर लिया है? लू शेंग गहन चिंतन में डूब गया। ये देखकर दूसरे वरिष्ठ भाई मुस्कुराए और बोले, बेशक केवल समय सीमा से मोहित मत होइए। चूंकि आपने अमर तकनीक से शुरुआत कर दी है, इसलिए आप पहला रास्ता आजमा सकते हैं। यदि आपकी प्रगति तेज है तो तीसरे रास्ते को भी साथ साथ आजमाएं। इस तरह आपका समय बर्बाद नहीं होगा। लू शेंग ने धीरे से अपना सिर उठाया, उसकी अभिव्यक्ति एक बार फिर शांत हो गई। उन्होंने दूसरे वरिष्ठ भाई को थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। दूसरे वरिष्ठ भाई, मेरी शंकाओं का समाधान करने के लिए धन्यवाद। मेरा दृष्टिकोण सचमुच व्यापक हो गया है। दूसरे वरिष्ठ भाई ने ज्यादा कुछ कहे बिना हल्का सा मुस्कुरा दिया। लू शेंग को कुछ अतिरिक्त सलाह और याद दिलाने के बाद उन्होंने फोन काट दिया। दूसरे वरिष्ठ भाई के 3 सुझाव खर्च किए गए 10 क्रेडिट के लायक थे। लू शेंग ने आह भरी, फिर गहरी सोच में डूबकर बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया।
जैसा कि दूसरे वरिष्ठ भाई ने कहा, मैं पहले पहला मार्ग और फिर बाद में तीसरा मार्ग आजमा सकता हूं और साधना के लिए उन्हें संयोजित कर सकता हूं। इस विचार के साथ लू शेंग ने खरीद सूची खोली और जीवन और मृत्यु तकनीक को भुनाने के लिए अपने पिछले मुफ्त विनिमय विशेषाधिकार का उपयोग किया। जीवन और मृत्यु तकनीक भी दीर्घायु तकनीक का एक तार्किक स्तरीय उन्नयन है। हालांकि तियान की तारे पर लू शेंग की साधना के लिए केवल अमर तकनीक ही उपलब्ध थी। जीवन और मृत्यु तकनीक के लिए आवश्यक साधना संसाधन जीवन और मृत्यु फल जीवन गुटों के भीतर उत्पादित किया जाता है, और यहाँ मोचन के लिए आवश्यक शैक्षणिक क्रेडिट अन्य जगहों की तुलना में कम है, जो इसे मेरे वर्तमान साधना चरण के लिए उपयुक्त बनाता है। यह एक संरक्षक चुनने का लाभ है। संरक्षक के संरक्षित क्षेत्र में संसाधन। खेती की तकनीकों के लिए आवश्यक कृषि संसाधन संरक्षक के संरक्षित क्षेत्र में उत्पादित किए जाते हैं। उदाहरण के लिए लू शेंग द्वारा आदान प्रदान किया गया जीवन और मृत्यु फल जीवन गुटों के भीतर एक विशेष उत्पाद है, जिसे कुरोंग तारा नामक ग्रह से प्राप्त किया गया है। ये जीवन और मृत्यु तकनीक की साधना में सहायता करने वाला एक उत्कृष्ट साधना संसाधन है। इसके अलावा अनडाइंग टेक्निक भी है, जिसका उल्लेख दूसरे वरिष्ठ भाई ने किया है। लू शेंग ने सूची में अनडाइंग टेक्निक की कीमत पर नजर डाली। ग्रह स्तरीय मार्शल आर्ट अमर तकनीक, लागत 500 क्रेडिट। ओह, उस कीमत को देखकर लू शेंग की सांस अटक गई। आंतरिक गुफा स्वर्ग और आकाश नियंत्रण मार्शल आर्ट्स खरीदने के बाद उन्होंने ग्रह स्तरीय ज्ञान की व्याख्या भी खरीदी और दूसरे वरिष्ठ भाई से सलाह मांगी। अब उसके पास केवल 439 क्रेडिट बचे थे। वह अनडाइंग टेक्निक के लिए विनिमय नहीं कर सका। अमर तकनीक और जीवन और मृत्यु तकनीक से भिन्न है। यह एक ग्रह स्तरीय मार्शल आर्ट, एक युद्ध तकनीक और पहली मुख्य आक्रमण विधि है जिसका उल्लेख द्वितीय वरिष्ठ भाई ने किया है। कीमत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मुझे फिर भी इसे बदलना होगा। लू शेंग ने एक क्षण के लिए सोचा और फिर जीवन गुटों की कार्य सूची खोली। चौथे स्तर का मूल कार्य, स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल पर उगने वाले कीटों को हटाना। पुरस्कार, प्रति कीट 0.1 क्रेडिट। चौथे स्तर का मूल कार्य, ब्लैक प्रोफाउंड क्रिस्टल स्टोन से सामग्री निकालें। पुरस्कार, प्रति ब्लैक प्रोफाउंड क्रिस्टल स्टोन 0.4 क्रेडिट। चौथे स्तर का मूल कार्य, 5 तत्वों के कारवां को कुरोंग स्टार तक ले जाना। पुरस्कार, 10 क्रेडिट। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कार्यों की भारी सूची को देखकर लू शेंग के सिर में दर्द होने लगा। इनमें से कुछ कार्य आसान लग रहे थे, लेकिन उनमें एक बात समान थी, उनके लिए एक अंतरतारकीय यान की आवश्यकता थी। उन्हें अन्य ग्रहों की यात्रा की आवश्यकता थी तथा उनके ग्रह वूलिंग स्टार पर बुनियादी अनुरक्षण कार्यों के लिए भी एक अंतरतारकीय जहाज की आवश्यकता थी। यह मुश्किल है। मुझे अपना अंतरतारकीय यान खरीदना होगा, वरना मेरे पास बाद में अनडाइंग टेक्निक के बदले में देने के लिए क्रेडिट नहीं होगा। लू शेंग ने अपनी कनपटियां रगड़ी और अंततः कार्यों को पूरा करने के विचार को अस्थायी रूप से त्यागने का निर्णय लिया। छोड़ो भी, मैं पहले खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दूंगा। अगर मैं जीवन और मृत्यु तकनीक में जल्दी ही महारत हासिल कर लूं तो दोनों ग्रह स्तरीय तकनीकें एक दूसरे की पूरक बन जाएंगी और मेरी साधना की गति बढ़ जाएगी। बोलते बोलते लू शेंग ने लाइफ फैक्शंस के आंतरिक नेटवर्क के 5वें स्तर के एक वरिष्ठ व्यक्ति से जीवन और मृत्यु तकनीक पर एक शिक्षण पाठ्यक्रम खरीदा, जिसकी कीमत उसे 50 क्रेडिट पड़ी। उसने जीवन और मृत्यु फल के बदले में 100 क्रेडिट भी खर्च किए। कुल मिलाकर उन्होंने 150 क्रेडिट और खर्च किए। अब मुझे समझ आया कि सीनियर भाई डूबाई को अपना विशालकाय दिव्य सैनिक खरीदने में 30 साल क्यों लगे। साधना के खर्चों के अलावा सीनियर भाई डूबाई को 30 साल तक बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लू शेंग ने आह भरी, फिर उसे जीवन और मृत्यु तकनीक प्राप्त हुई जो भेजी गई थी और उसने हाल ही में खरीदा गया कोर्स खोला और 5वें स्तर के वरिष्ठ को कनेक्शन अनुरोध भेजा। एक दिन बाद लू शेंग अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। उसके शरीर के अंदर प्रबल जीवन शक्ति के चारों ओर एक मंद मृत्यु क्यूई घूम रही थी, जो धीरे धीरे भीतर से फैल रही थी। अचानक लू शेंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसके होठों पर खुशी की झलक दिखाई दी। मैंने जीवन और मृत्यु तकनीक में महारत हासिल कर ली है। लू शेंग मुस्कुराया और एक विचार के साथ उसका सिस्टम पैनल उसके सामने प्रकट हुआ। पेशा, मार्शल आर्टिस्ट। क्षेत्र, स्वर्ण शरीर 3/100। अमर तकनीक 210 LV1। जीवन और मृत्यु तकनीक 110 LV1। स्वर्ग चरण कदम 110 LV1।
5 तत्व मिनी वर्ल्ड 1100 LV1। दीर्घायु क्षेत्र मैक्स। महान 5 तत्व मुट्ठी मैक्स। 5 तत्व क्षेत्र मैक्स। बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव 8810 LV5। बेसिक मार्शल आर्ट महारत 1110 LV6। जीवन और मृत्यु तकनीक के अलावा मैंने 5 तत्वों की छोटी दुनिया और आकाश को नियंत्रित करने वाली मार्शल आर्ट स्वर्ग चरण में भी महारत हासिल कर ली है। अब मेरे पास उड़ने की क्षमता है। 5 एलिमेंट्स मिनी वर्ल्ड के साथ मैंने अपने अंदर एक छोटी सी दुनिया बनाई है जो वर्तमान में 10 घन मीटर जगह समा सकती है। पंच तत्वों की छोटी दुनिया एक ऐसी तकनीक है जिसे लू शेंग ने अपने आंतरिक गुफा स्वर्ग के लिए चुना था। ये लू शेंग की पंच तत्वों की शक्ति के साथ पूरी तरह मेल खाती है और अगर इसे सिद्ध कर लिया जाए तो यह अंतरिक्ष को 10,000 घन मीटर तक फैला सकती है और एक पंच तत्वों की गुफा स्वर्ग में विकसित हो सकती है। हालांकि अधिकांश लोग 5 तत्वों की छोटी दुनिया को कुछ स्तरों से आगे बढ़ाने की जहमत नहीं उठाते। आखिरकार 5 तत्वों की छोटी दुनिया को जितना अधिक विकसित किया जाता है यह उतना ही कठिन होता जाता है। इसके लिए 5 तत्वों की बहुत अधिक शक्ति को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है और विशाल संसाधनों की खपत होती है। 5 तत्वों की लघु दुनिया को पूर्ण बनाने के लिए गृह स्तरीय ज्ञान से अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। जहां तक स्वर्ग चरण की बात है, ये लू शेंग द्वारा चुनी गई एक आकाश नियंत्रित मार्शल आर्ट थी। शुरुआती स्तर पर भी ये लू शेंग को मैक्सॉ की गति तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। यदि वह इसमें निपुणता प्राप्त कर लेता तो गति बढ़कर 10,000 मैक हो जाती। इन दो आवश्यक तकनीकों में निपुणता प्राप्त करने से मुझे महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। लू शेंग मुस्कुराया और दोनों तकनीकें उसके अंदर एक साथ काम करने लगी। लू शेंग चुपचाप उनके समवर्ती संचालन से लाए गए परिवर्तनों को महसूस कर रहा था। मेरी साधना क्षमता सचमुच बढ़ गई है। जब मैं केवल अमर तकनीक की साधना कर रहा था तो मुझे साधना में एक अंक आगे बढ़ने में 10 दिन लगते थे, लेकिन जीवन और मृत्यु तकनीक के साथ एक अंक की प्रगति में यह समय घटकर 8 दिन रह गया है। और दोनों तकनीकों के स्तर बढ़ने के साथ मेरी साधना क्षमता और भी बढ़ जाएगी। लू शेंग को उत्साह का एहसास हुआ। मैंने अभी तक जीवन और मृत्यु फल का उपयोग नहीं किया है, इसलिए मैं इसे जीवन सार द्रव की एक बोतल से बदल सकता हूं। मैं इस समय का अधिकतम उपयोग दोनों तकनीकों में अपनी प्रगति को बेहतर बनाने के लिए करूंगा। ये सोचते हुए लू शेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के 200 क्रेडिट खर्च कर दिए, जिसके बदले में उन्होंने लाइफ एसेंस लिक्विड की एक बोतल ली और 50 क्रेडिट अमर तकनीक पर 5वें स्तर के वरिष्ठ पाठ्यक्रम के लिए खर्च कर दिए। ये सब करने के बाद उनके क्रेडिट दोहरे अंक में आ गए। ओह, मेरे पास 69 क्रेडिट बचे हैं। एक बार जब मैं दोनों तकनीकों में अपनी प्रगति सुधार लूंगा तो मैं सीनियर ब्रदर डुबाई से मिलकर फेडरेशन पॉइंट्स वाला एक अंतरतारकीय जहाज खरीदूंगा ताकि मैं टास्क पूरा कर सकूं और क्रेडिट कमा सकूं। लू शेंग मुस्कुराया और निवास के स्थानांतरण बिंदु पर एक्सचेंज किए गए जीवन सार तरल को प्राप्त करने पर उसने हाल ही में खरीदा गया पाठ्यक्रम खोला और शिक्षण 5वें स्तर के वरिष्ठ को कनेक्शन अनुरोध भेजा। ... समय उड़ता गया। 10 दिन जल्दी ही बीत गए। इन 10 दिनों के दौरान लू शेंग ने जीवन और मृत्यु फल और जीवन सार द्रव की सहायता से अपनी अमर तकनीक और जीवन और मृत्यु तकनीक को आगे बढ़ाने पर गहन ध्यान केंद्रित किया था। इससे लू शेंग की दोनों तकनीकों में प्रगति तेजी से हुई। पेशा मार्शल आर्टिस्ट। क्षेत्र स्वर्ण शरीर 5/100। अमर तकनीक 1510 LV1। जीवन और मृत्यु तकनीक 1510 LV1। स्वर्ग चरण कदम 4010 LV1। 5 तत्व मिनी वर्ल्ड 3010 LV1। दीर्घायु क्षेत्र मैक्स। महान 5 तत्व मुट्ठी मैक्स। 5 तत्व क्षेत्र मैक्स। बेसिक मैकेनिकल प्रोस्थेटिक रखरखाव 8810 LV5। बेसिक मार्शल आर्ट महारत 1110 LV6। बिस्तर पर लेटे हुए लू शेंग ने धीरे से एक गहरी सांस ली। उसके शरीर के अंदर से एक शानदार सांस धीरे धीरे फैल रही थी। अमर तकनीक और जीवन मृत्यु तकनीक दोनों की प्रगति 15 अंकों तक बढ़ गई और साधना प्रगति भी 2 अंकों से बढ़ गई। ये साधना दक्षता वास्तव में तियान की तारे की तुलना में बहुत तेज है। लू शेंग ने अपनी आंखें खोली, उसके होठों पर मुस्कान थी। इतनी तेज साधना दक्षता का कारण सबसे पहले साधना संसाधनों की सहायता है। तियान की तारे पर ऐसे कोई चौथे दर्जे के संसाधन नहीं थे। अगर होते भी तो उनके लिए काफी लागत और लंबा इंतजार करना पड़ता।
दूसरे जीवन गुटों ने प्लांट डायसन क्षेत्र का उपयोग करके तारों की ऊर्जा निकाली और इसे प्रमुख ग्रहों के बीच वितरित किया। इस प्रकार इन प्रमुख ग्रहों में स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक क्यूई की सांद्रता तियान की स्टार की तुलना में कहीं अधिक है। स्वर्ग चरण और पंचतत्व लघु विश्व की साधना की कठिनाई बहुत अधिक नहीं है। इन 10 दिनों में प्रगति कई गुना बढ़ गई है और ये लगभग अगले स्तर पर है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ मैं मलोन टॉवर की 75वीं मंजिल पर गार्जियन को हराने में सक्षम हो जाऊंगा। बड़ा सुधार। अपनी वर्तमान स्थिति को महसूस करते हुए लू शेंग मुस्कुराया और कहा, हालांकि मेरे क्रेडिट लगभग समाप्त हो चुके हैं, चाहे वह भविष्य की साधना के संसाधनों के लिए हो या अमर तकनीक के बदले में, या अगर मैं वरिष्ठ भाई बाई द्वारा बताए गए तीसरे मार्ग को अपनाना चाहूं तो इसके लिए अनगिनत क्रेडिट की आवश्यकता होगी। मुझे मिशन स्वीकार करने के लिए एक अंतरतारकीय जहाज खरीदने के लिए वरिष्ठ भाई डू बाई को ढूंढना चाहिए। ये सोचकर लू शेंग ने तुरंत डू बाई की संपर्क जानकारी ढूंढी और उसे डायल किया। कॉल तुरंत कनेक्ट हो गई और डू बाई की आकृति कलाई बैंड के माध्यम से लू शेंग के सामने प्रक्षेपित हो गई। हा जूनियर भाई लू शेंग, मुझे पता था कि आप मुझे ढूंढेंगे। इस समय डू बाई ने नए कपड़े पहने हुए थे। अब वह पहले की तरह भिखारी नहीं लग रहा था। जाहिर है डू बाई को लंबे समय से उम्मीद थी कि लू शेंग उससे संपर्क करेगा। लू शेंग असहाय था, वह कुछ नहीं कर सकता था। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के गृह स्तरीय जहाज बहुत महंगे थे, लू शेंग की उस समय की क्षमता से बिल्कुल बाहर। वरिष्ठ भाई डू बाई, क्या आपके पास सिफारिश करने के लिए कोई अंतरतारकीय जहाज है? मेरा बजट लगभग 3 अरब फेडरल पॉइंट्स है। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं खरीद सकता, लू शेंग ने कहा। उसे थोड़ा सिरदर्द महसूस हो रहा था। यद्यपि वह चौथे स्तर का पारलौकिक बन गया था और उसे तियान की स्टार का शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ माना जाता था, फिर भी वह गरीबी से बच नहीं सका। हाँ, ये सामान्य है। अधिकांश नए छात्र जब पहली बार स्टार रिवर विश्वविद्यालय पहुंचते हैं तो ऐसा ही महसूस करते हैं। डू बाई मुस्कुराया और कहा, हमें चौथे दर्जे का मत समझिए। चौथे दर्जे के लिए जरूरी संसाधन और मार्शल आर्ट तकनीकें उन बुनियादी मार्शल आर्ट तकनीकों की तुलना में कहीं ज्यादा महंगी हैं। आखिरकार सामान जितना बेहतर होगा, कीमत भी उतनी ही ज्यादा होगी। स्वाभाविक रूप से आप वर्तमान स्थिति को पिछले परिप्रेक्ष्य से नहीं देख सकते। लू शेंग ने सिर हिलाया। डू बाई के शब्द बिल्कुल सही थे। उनकी वर्तमान संपत्ति प्रथम श्रेणी के ट्रांसेंडेंस के लिए अकल्पनीय थी, लेकिन चौथे श्रेणी के लिए सागर में एक बूंद के समान थी। उसे एक संतुलित मानसिकता बनाए रखनी थी। फिर लू शेंग ने डू बाई को ये कहते सुना, वास्तव में स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के अंतरतारकीय जहाज इतने महंगे होने का एक कारण है। कुछ मामलों में अंतरतारकीय जहाज मूलतः पारलौकिक लोगों की आध्यात्मिक कलाकृतियां हैं, विशेष रूप से वे गृह स्तरीय जहाज जिन पर आप नजर गड़ाए हुए हैं, जो चौथे स्तर के पारलौकिक लोगों की आध्यात्मिक कलाकृतियों के बराबर हैं। क्या आपको लगता है कि इनकी कीमत ज्यादा नहीं होगी? इसके अलावा वे गृह स्तरीय जहाज आर्टिफैक्ट स्पिरिट से सुसज्जित हैं। इन प्रथम स्तरीय गृह स्तरीय आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स को बनाने के लिए चौथे स्तरीय साधकों को बहुत सारी सामग्री और ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। ये वास्तव में आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स को पोषित करने की आवश्यकता के कारण ही है कि अंतरतारकीय जहाजों की कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। और आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स के बिना वे बुनियादी जहाज आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स वाले गृह स्तरीय जहाजों की तुलना में स्वाभाविक रूप से बहुत सस्ते हैं। लेकिन डू बाई का स्वर अचानक बदल गया। यह आवश्यक नहीं है कि कलाकृति आत्माएं हमेशा पूर्व पोषित हों, उन्हें स्वयं भी विकसित किया जा सकता है। ये सुनकर लू शेंग की आंखें चमक उठी। ठीक है, आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स को स्वयं भी विकसित किया जा सकता है, और स्वयं विकसित आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स अक्सर दूसरों द्वारा विकसित की गई स्पिरिट्स की तुलना में अधिक आश्वस्त करने वाली और उपयोग करने में अधिक संतोषजनक होती हैं। मैंने यह बात पहले क्यों नहीं सोची? लू शेंग को ज्ञान प्राप्त हुआ। लू शेंग की प्रतिक्रिया देखकर डू बाई मुस्कुराया और बोला, आर्टिफैक्ट स्पिरिट फंक्शन के अलावा गति एक अंतरतारकीय जहाज का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। गति के अलावा अन्य कार्य उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। आखिरकार ये सिर्फ परिवहन का एक साधन है। हम लड़ने के लिए अग्रिम मोर्चे पर नहीं जा रहे हैं, इसलिए हमले और बचाव पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है, बस गति। इसके अलावा चौथे दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट प्रकाश गति की उड़ान का भार संभाल सकते हैं। सभी बाहरी विशेषताओं को त्याग देने से एक अंतरतारकीय जहाज की कीमत स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है। जहां तक आपके 3 अरब फेडरल पॉइंट्स के बजट की बात है, तो मैं आपके लिए कुछ ढूंढता हूं। ये कहते हुए डू बाई कुछ ढूंढने लगा। कुछ ही देर बाद लू शेंग की कलाई घड़ी में डू बाई द्वारा भेजा गया डेटा आ गया।
लू शेंग ने उसे देखने के लिए खोला। स्वर्ग पहुंचने वाला जहाज, स्वर्ग पहुंचने वाले बेल के बीज को आधार बनाकर एक आदिम कलाकृति आत्मा का निर्माण किया गया है, जो प्रकाश गति परिभ्रमण क्षमताओं से सुसज्जित है। कीमत 3 बिलियन फेडरल पॉइंट्स। ये स्वर्ग पहुंचने वाला जहाज आपकी जरूरतों को पूरा करता है। इसमें सिर्फ एक आदिम कलाकृति आत्मा और तेज गति से उड़ने की क्षमता है। इसकी कीमत बिल्कुल सही है। इसे देख लीजिए और अगर स्वीकार्य हो तो मैं इसे आपके पास ला दूंगा। डू बाई की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। लू शेंग ने स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज के डेटा को देखा, एक पल के लिए विचार किया और अंततः इसे खरीदने का फैसला किया। जैसा कि दुबई ने कहा, ये तो केवल परिवहन का एक साधन है, इसमें इतनी सारी कार्यात्मकताओं की क्या आवश्यकता है। ठीक है। लू शेंग को इसे खरीदने के लिए तैयार देखकर डू बाई ने तुरंत सहमति दे दी और जल्दी से फोन काट दिया। कुछ ही देर बाद लू शेंग के कमरे के बाहर घंटी बजी। लू शेंग बाहर निकला और उसने डू बाई को देखा, जो अब नए कपड़ों में था। उसके बगल में एक गहरे हरे रंग का जहाज खड़ा था, जो देखने में चिकना और सुव्यवस्थित आकार का था। जहां तक आंतरिक स्थान की बात है, लू शेंग ने अंदर झांका। कॉकपिट के अलावा सब कुछ खाली था। ये रहा स्वर्ग पहुंचने वाला जहाज। कलाकृति आत्मा एक आदिम आत्मा है, जो स्वर्ग पहुंचने वाले बेल बीज से पोषित है। वर्तमान में लगभग प्रथम श्रेणी में है, जिसमें केवल कुछ धुंधली प्रवृत्तियां हैं। लेकिन ये कोई मुद्दा नहीं है। स्वर्ग तक पहुंचने वाले जहाज की कलाकृति आत्मा बढ़ सकती है और भविष्य में ये छठी श्रेणी तक पहुंच सकती है। स्वर्ग तक पहुंचने वाला जहाज 100 मीटर लंबा है। इसमें काफी आंतरिक स्थान है, लेकिन यह थोड़ा खाली है। हालांकि यह थोड़ा खाली है, एक बार जब आप आर्टिफैक्ट स्पिरिट को अपग्रेड कर लेते हैं, तो आप अपनी जरूरत के अनुसार कोई भी फंक्शन जोड़ सकते हैं। स्वर्ग तक पहुंचने वाले जहाज की कलाकृति आत्मा को रक्त पहचान की आवश्यकता होती है। फिर आप इसे आध्यात्मिक ऊर्जा क्रिस्टल खिलाकर इसका पोषण कर सकते हैं। डू बाई लगातार लू शेंग को समझाता रहा। बिना किसी हिचकिचाहट के लू शेंग ने अपने खाते से 300 मिलियन संघीय अंक दुबई में स्थानांतरित कर दिए। पुष्टिकरण प्राप्त करते ही डू बाई की मुस्कान और भी अधिक खिल उठी। उदार बॉस, भविष्य में आपको किसी भी सेवा की आवश्यकता हो तो बेझिझक मेरे पास आएं। इसके बाद डू बाई के मार्गदर्शन में लू शेंग ने स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज के लिए रक्त पहचान प्रक्रिया का प्रदर्शन किया। वैसे अगर मैं गलत नहीं हूं, तो आप क्रेडिट अर्जित करने के लिए कुछ कार्य करने की योजना बना रहे हैं, है ना? डू बाई ने मुस्कुराते हुए कहा। लू शेंग ने सिर हिलाया। यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं था। आखिरकार अंतरतारकीय जहाज के बिना जीवन गुटों में काम पूरा करना बहुत मुश्किल था। दुबई से जहाज खरीदते समय उनके लिए यह धारणा बनाना तर्कसंगत था। क्या आप मेरे साथ कुछ कार्य पूरा करना चाहेंगे? डू बाई ने लू शेंग के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा। लू शेंग ने एक भान उठाए और उसकी ओर देखा, फिर डू बाई की बात सुनी। मैंने स्वर्ग पहुंचने वाली बेल के कीटों को साफ करने के काम को पूरा करने में मेरी मदद करने के लिए कुछ लोगों को इकट्ठा किया है। चूंकि यह हमारे गुट में आपका पहला काम है, इसलिए मैं आपको इसकी आदत डालने में मदद करूंगा, खासकर जब हम सवारी साझा कर रहे हैं। यह सुनकर लू शेंग ने एक पल सोचा और मान गया। उसके पास बस दर्जनों क्रेडिट बचे थे और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसे और तेजी से कमाने की जरूरत थी। डू बाई और बाकी लोगों के साथ मिलकर उसे कामों से परिचित होने में मदद मिल सकती थी, और इसमें कोई बुराई भी नहीं थी। ठीक है, मैं उन्हें सूचित कर दूंगा। पहले तुम गुट के आंतरिक नेटवर्क पर कार्य का दावा करो, उसके बाद हम दूसरों से मिलेंगे और प्रस्थान करेंगे। डू बाई ने योजना को जल्दी से अंतिम रूप दे दिया। कार्य स्वीकार करने के बाद लू शेंग और डू बाई स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज में सवार हो गए। निर्देशांक दर्ज होते ही उन दोनों को ले जा रहा जहाज एक गहरे हरे रंग की लकीर में बदल गया, जो तुरंत बाहर की ओर निकल गई। रास्ते में डू बाई ने बताया कि जीवन गुटों ने छात्रों को स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल में कीटों से निपटने का काम क्यों दिया था। क्या आप जानते हैं कि प्लांट डायसेंस फेज में जेली जैसे जाल कैसे बनते हैं? डू बाई ने पूछा, लेकिन लू शेंग की प्रतीक्षा किए बिना ही उत्तर दे दिया। ये जेली जैसे जाल वास्तव में स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल से निकले वाइन कीटों की लाशें हैं, जिन्हें जीवन गुटों द्वारा एक विशेष पदार्थ में संसाधित किया गया है। स्वर्ग तक पहुंचने वाली बेल तारों के चारों ओर लिपटी रहती है और उनकी ऊर्जा को अवशोषित करती है। इसके विकास के दौरान ऊर्जा बिखर जाती है, जिससे बेल कीटों का जन्म होता है, जो परस्पर एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। प्रसंस्करण के बाद बेल कीटों के शव डायसेंस फेज के जाल का काम करते हैं और उनकी स्थिरता की रक्षा करते हैं। बेल कीट बेल की ऊर्जा को अवशोषित करके बढ़ते हैं।
इस प्रकार हमारे जीवन गुट उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं करते, बल्कि उनकी संख्या को स्थिर रखने के लिए समय समय पर उन्हें साफ करते रहते हैं। इनमें से ज्यादातर कीट तीसरी श्रेणी की ताकत वाले होते हैं और कुछ ऊर्जा अवशोषित करके चौथी श्रेणी तक पहुंच जाते हैं। हालांकि गुटों द्वारा जानबूझकर दमन किए जाने के कारण उनकी बुद्धिमत्ता चौथी श्रेणी के कीटों में भी सामान्य जानवरों के बराबर कम है। उनकी क्षमता एक ही स्तर पर प्रबंधनीय है, जिससे वे वरिष्ठ और नए टियर 4 छात्रों के लिए उपयुक्त कार्य बन जाते हैं। डू बाई का स्पष्टीकरण सुनकर लू शेंग ने सिर हिलाया। जैसा कि डू बाई ने बताया, वे जल्दी ही सभा स्थल पर पहुंच गए। सभा स्थल वूलिंग स्टार के बाहर एक अंतरिक्ष स्टेशन था। जब लू शेंग और डू बाई वहां पहुंचे तो 5 लोग पहले से ही वहां इंतजार कर रहे थे। 3 पुरुष और 2 महिलाएं। आप सबको प्रतीक्षा कराने के लिए क्षमा करें। डू बाई ने उन पर मुस्कुराया और उन्होंने भी मुस्कुराकर लू शेंग की ओर देखते हुए कुछ जिज्ञासा दिखाई। ये है? एक आदमी ने लू शेंग की ओर देखते हुए पूछा। डू बाई ने मुस्कुराते हुए उसका परिचय कराया। जूनियर लू शेंग, एक नया छात्र जिसने इसी साल दाखिला लिया है। मैं उसे हमारे गुट के कार्यों से परिचित कराने में मदद कर रहा हूँ। ओह, जूनियर लू शेंग। पांचों ने एक दूसरे को देखा और लू शेंग का अभिवादन किया। स्पष्टतः एक नए छात्र के रूप में उनकी स्थिति ने उन्हें कुछ हद तक उदासीन बना दिया। हालांकि लू शेंग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और वह चुपचाप खड़ा रहा। डू बाई ने उनकी ओर देखा, अपना संचार ब्रेसलेट निकाला और कहा, हमेशा की तरह मेरी टीम में शामिल हो जाओ। सभी लोग टीम संचार में शामिल हो जाओ और हम योगदान के आधार पर पुरस्कार वितरित करेंगे। किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की। सभी ने अपने संचार कंगन निकाले और डू बाई की टीम में शामिल हो गए, जैसा कि लू शेंग ने भी किया। ऐसा करने के बाद डू बाई ने उन्हें निर्देशांक भेजते हुए कहा, हमारा काम 300 साधारण वाइन कीटों को खत्म करना और 7 वाइन कीट राजाओं को मारना है। समझा? डू बाई ने सबकी ओर देखा, जिन्होंने सिर हिलाकर सहमति जताई। साधारण बेल कीटों के पास टियर 3 की खेती थी, जबकि राजा टियर 4 थे। तो फिर हम बाहर चले। डू बाई ने अपने अंतरतारकीय यान में सबसे पहले प्रवेश करते हुए कहा। लू शेंग भी स्वर्ग पहुंचने वाले यान में सवार हो गया। जहां तक अन्य पांचों का प्रश्न है, लू शेंग ने देखा कि उनके अंतरतारकीय जहाज पूरी तरह सुसज्जित नहीं थे, जिससे ये संकेत मिलता है कि जीवन गुटों में बहुत कम लोग पूरी तरह सुसज्जित ग्रह स्तर के जहाज खरीद सकते थे। लू शेंग स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज में बैठा डू बाई द्वारा भेजे गए निर्देशांक दर्ज कर रहा था। बाकी काम आर्टिफैक्ट स्पिरिट पर था, क्योंकि जहाज कार्यस्थल के लिए रवाना हो गया था। निर्देशांक की पुष्टि हो गई है, प्रस्थान आरंभ हो रहा है। एक बलसुलभ आवाज भीतर गूंजी और स्वर्ग तक पहुंचने वाला जहाज तुरंत उड़ गया, एक गहरे हरे रंग की लकीर में बदल गया और गंतव्य की ओर तेजी से बढ़ गया। क्षण भर में गति प्रकाश की गति तक पहुंच गई। जहाज के अंदर सभी दिशाओं से एक शक्तिशाली बल उमड़ पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे वह लू शेंग के शरीर को फाड़ देगा। एक व्यक्ति जो गति सहन कर सकता था वह सीमित थी, यदि वह उससे अधिक हो जाए तो तनाव उसके शरीर को चीर सकता था। अब जहाज की गति प्रकाश की गति तक पहुंच गई थी। टियर 4 गोल्डन बॉडी रियल मार्शल आर्टिस्ट होने के बावजूद लू शेंग को अब भी यह खिंचाव कठिन लग रहा था, जिससे उसके क्यूई ब्लड में उथल पुथल मच गई। सौभाग्य से यह ज्यादा देर तक नहीं चला। प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए जहाज सिर्फ 3 मिनट में गंतव्य तक पहुंच गया। जीवन नाम 3 स्टार। हिस स्वर्ग पहुंचने वाला जहाज जीवन संख्या 3 तारे के बाहर एक विशाल हरे पत्ते पर स्थिर होकर उतरा। लू शेंग ने अपनी कनपट्टियां रगड़ी और तेज सांस ली। प्रकाश की गति से भार उठाने पर मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो मेरे आंतरिक अंग लगभग हिल गए हों। कोई आश्चर्य नहीं कि स्टार रिवर यूनिवर्सिटी के गृह स्तरीय जहाज जो इस भार को झेलने में सक्षम हैं, इतने महंगे हैं। और ये तब है जब मेरी साधना में थोड़ा सुधार हुआ है। फिर भी मुझे ठीक होने में कुछ मिनट लगे। अगर मैं अभी चौथे चरण में प्रवेश कर रहा होता तो शायद मुझे ठीक होने में 10 मिनट से ज्यादा समय लगता। लू शेंग अपनी सीट पर बैठ गया, व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, अपना सिर हिलाया और फिर स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज से उतर गया। हालांकि बिना किसी सुरक्षा के प्रकाश की गति से भार उठाने का यह मेरा पहला अनुभव है। कुछ और बार इसका अनुभव करने के बाद मैं इसके अनुकूल हो जाऊंगा और भविष्य में इसके बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। लू शेंग ने अपने भीतर के कुछ अशांत क्यूई रक्त को शांत किया और स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज से उतर गया। जैसे ही वह जहाज से उतरा, उसे भारहीनता की लहरों का सामना करना पड़ा और ऑक्सीजन की कमी का एहसास हुआ। हालांकि चौथे चरण के मार्शल आर्टिस्ट को अब हवा की आवश्यकता नहीं थी,
फिर भी ये लू शेन का अकेले अपने भौतिक शरीर के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश करने का पहला अवसर था। उसके लिए अनुकूलन करना थोड़ा कठिन था, शायद इसलिए कि लू शेन को नीचे आने में थोड़ा अधिक समय लगा। दस्ते के संचार चैनल में अधीरता से भरी एक आवाज गूंजी, जल्दी करो, मिशन जल्दी खत्म करो ताकि हम जल्दी लौट सकें। लू शेन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई लेकिन कुछ नहीं कहा। डू बाई ने उस युवक की ओर गहराई से देखा जिसने बात की थी और शांति से कहा, ये बेल कीड़े स्वर्ग पहुंचने वाली बेल द्वारा नष्ट की गई ऊर्जा पर भोजन करते हैं। अधिकांश समय वे बेल के बाहर सक्रिय रहते हैं, इसलिए हमें उन्हें स्वर्ग पहुंचने वाली बेल के बाहर शिकार करने की आवश्यकता है। इसलिए जो भी इस कार्य को करते हैं वे चौथे चरण के मार्शल आर्टिस्ट हैं। ये सुनकर अधीर युवक तुरंत सख्त हो गया। वह डू बाई के शब्दों का अंतर्निहित अर्थ समझ गया, लेकिन अपने स्वाभिमान को लेकर चिंतित होकर उसने ठंडी सांस ली। अन्य चार ने कुछ और नहीं कहा। अपने अंतर्तार्कीय यान को संभालते हुए विशाल हरे पत्ते से बाहर निकलकर स्वर्ग पहुंचने वाली बेल के बाह्य अंतरिक्ष में पहुंच गए, जो वास्तव में बाह्य अंतरिक्ष था। क्या तुम इसे देख रहे हो? यह एक बेल कीट है। आगे बढ़ो और पहले इसका अनुभव करो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। डू बाई और लू शेंग अंतरिक्ष में पहुंचे और पास ही एक शुद्ध सफेद कीड़े की ओर इशारा किया। बेल कीट का पूरा शरीर दूधिया सफेद और कुछ मोटा था, किसी पुराने जमाने के इल्ली जैसा। हालांकि उसके सिर पर दो दरांती जैसे एंटीना उगे हुए थे। एंटीना ठंडी रोशनी से चमक रहा था। ये तो एक साधारण वाइन कीट है। पहले इनके आक्रमण के तरीकों से परिचित होने के लिए इनमें से कुछ को मार डालो, डू बाई बोला और लू शेंग ने सिर हिलाया। वह बाहर निकला और तुरंत बेल कीट के पास पहुंच गया। एक क्षैतिज मुक्का मारते ही 5 तत्वों की शक्ति फूट पड़ी। साधारण वाइन कीट को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला, क्योंकि उसके मोटे शरीर को सीधे छेद दिया गया था और दूधिया सफेद तरल पदार्थ छलक गया था। एक पल की तेजी से लू शेंग ने वाइन कीट के शरीर को 5 तत्वों की छोटी दुनिया में संग्रहित कर दिया। तीसरा चरण, बहुत कमजोर। अभी अभी की उस अनुभूति को याद करते हुए लू शेंग को लगा कि यह चींटी को कुचलने जैसा ही है। तीसरे और चौथे चरण के बीच का अंतर जीवन के स्तर का ही अंतर है। डू बाई मुस्कुराते हुए लू शेंग के पास गया और बोला, इसलिए ये कार्य चौथे चरण के पुराने छात्रों और चौथे चरण के नए छात्रों के अभ्यास के लिए है। स्कूल में इस तरह का कार्य हर दिन दिया जाता है। इस मिशन के बाद और आपके स्वर्ग पहुंचने वाले जहाज को बेचने के बाद मेरे पास विशाल दिव्य सैनिक को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संसाधन होंगे। एक बार जब मैं इसे चला पाऊंगा तो मैं शक्ति के एक नए स्तर तक पहुंच पाऊंगा। विशालकाय दिव्य सैनिक के बारे में बात करते समय डू बाई की आंखें चमक उठीं। वरिष्ठ भाई डू बाई, अग्रिम बधाई, लू शेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। डू बाई को एक विशालकाय दिव्य सैनिक के लिए पर्याप्त हथियार इकट्ठा करने में पूरे 30 साल लग गए थे, और अब जब वह इतना करीब आ गया है तो लू शेंग ने उसे बधाई दी। फिर भी मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि विशालकाय दिव्य सैनिक इतना महंगा क्यों है, लू शेंग ने हैरान होकर कहा। ग्रह स्तर की साधना और मार्शल आर्ट तकनीकें भी कुछ 100 क्रेडिट के ही लायक होती हैं। कुछ तारकीय स्तर की तकनीकें तो विशालकाय दिव्य सैनिक जितनी भी महंगी नहीं होती। इसके अलावा डू बाई का विशालकाय दिव्य सैनिक स्पष्ट रूप से चौथे चरण पर लक्षित था। शायद आप यह नहीं जानते होंगे। लू शेंग की उलझन से विचलित हुए बिना डू बाई ने मुस्कुराते हुए समझाया, हालांकि हमारा स्टार रिवर विश्वविद्यालय 3 प्रमुख स्टार सिस्टम्स की सेनाओं में से एक है और जीवन गुट शीर्ष 5 गुटों में शुमार है, लेकिन इसके छात्रों के लिए चौथा चरण अक्सर उनका जीवन लक्ष्य होता है। आखिरकार चौथे से 5वें चरण तक पहुंचने के लिए अपार संसाधनों की आवश्यकता होती है, इतना अधिक कि एक सामान्य चौथे चरण का पारलौकिक व्यक्ति अपने जीवनकाल में कभी भी पर्याप्त मात्रा में संसाधन नहीं जुटा सकता। इसके अलावा प्रतिभा और उम्र जैसे कारक भी हैं। डू बाई के चेहरे पर तड़प के भाव थे जब वह बोला, लेकिन मैं अलग हूं। हालांकि मैं अभी चौथे चरण पर ही हूं, मैं और ऊंचा खड़ा होना चाहता हूं और आगे देखना चाहता हूं। मैं छठे चरण के दृश्यों को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। एक बार जब मेरा विशाल दिव्य सैनिक तैयार हो जाता है तो मेरी वर्तमान चौथे चरण की साधना विशाल दिव्य सैनिक के साथ मिलकर मैं 5वें चरण के प्रारंभिक स्तर तक पहुंच सकता हूं। इस प्रकार संसाधन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। 5वें चरण के योद्धा और चौथे चरण के योद्धा बहुत अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं। चौथे के बाद का हर चरण एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। हमारा नया मार्शल संप्रदाय ये भी जानता है कि विशाल दिव्य सैनिक अंततः बाह्य सहायता है, लेकिन यदि बाह्य सहायता से किसी की शक्ति में वृद्धि हो सकती है
तो चौथे से पांचवें चरण तक पहुंचने के लिए आवश्यक संसाधनों को अर्जित करने के लिए पांचवें चरण की युद्ध शक्ति का उपयोग करना बहुत आसान होगा। यहाँ तक कि हमारे जीवन गुटों के भीतर भी प्राचीन मार्शल संप्रदायों के कई योद्धा अपनी ताकत बढ़ाने और अधिक साधना संसाधन प्राप्त करने के लिए विशालकाय दिव्य सैनिक जैसी बाहरी सहायता का उपयोग करते हैं। इसके अलावा विशालकाय दिव्य सैनिक एक विकास प्रकार की संपत्ति है। एक व्यक्तिगत विशालकाय दिव्य सैनिक खरीदने के लिए 30,000 क्रेडिट खर्च करना अभी महंगा लग सकता है, लेकिन एक बार जब आप पांचवें या छठे चरण तक पहुंच जाते हैं तो 30,000 क्रेडिट बिल्कुल भी ज्यादा नहीं लगेंगे। डू बाई की बातें सुनकर लू शेन समझ गया। ऊंची कीमत के अपने कारण थे और डू बाई ने लू शेन के सामने ये कारण रख दिए थे। इसके अतिरिक्त यद्यपि विशाल दिव्य सैनिक एक बाह्य शक्ति है, ये व्यक्ति की शक्ति को काफी हद तक बढ़ा देता है। छठे चरण में भी हमारे जीवन गुटों के विशाल दिव्य सैनिक महत्वपूर्ण वृद्धि प्रदान कर सकते हैं। डू बाई ने गर्व से कहा, हमारे पास स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में भी विशालकाय दिव्य सैनिकों पर शोध में विशेषज्ञता रखने वाले गुट हैं। उनके द्वारा विकसित विशेष मॉडल 8वें स्तर तक की युद्ध शक्ति को उन्मुक्त कर सकते हैं। शेन के चेहरे पर आश्चर्य झलक रहा था। 8वीं श्रेणी की युद्ध शक्ति वाला एक विशालकाय दिव्य सैनिक। ये ज्ञात होना चाहिए कि टियर 8 दिव्य शक्ति क्षेत्र में एक मजबूत व्यक्ति को शीर्ष स्तरीय पावरहाउस माना जाता है। क्या वह शीर्ष स्तरीय विशालकाय दिव्य सैनिक वास्तव में टियर 8 से मेल खा सकता है? इसके अलावा हमारे स्टार रिवर विश्वविद्यालय के अलावा दौरान संप्रदाय और आरोही गुटों के 2 स्टार सिस्टम बलों में विशेष बाहरी दाव अध्ययन भी हैं। उदाहरण के लिए दौरान संप्रदाय के भीतर चौथे स्तर के कुछ स्वर्ण कोर साधक एक दूसरे नवजात आत्मा को परिष्कृत करने का विकल्प चुनते हैं, जिससे वे 5वें स्तर के नवजात आत्मा साधकों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। एस्केंशन गुटों में टियर 4 के यांत्रिक पंथी भी हैं जो टियर 5 के बराबर ग्रह आधारित हथियार बनाते हैं। ये बाहरी दाव से संबंधित हैं, लेकिन वे वास्तव में ट्रांसेंडेंट की ताकत को भी बढ़ाते हैं। ये विधियां 3 प्रमुख तारा प्रणाली बलों में पहले से ही पारंपरिक हैं। ये सुनकर लू शेन चुप हो गया। टियर 5 ट्रांसेंडेंट पहले से ही एक बहुत शक्तिशाली अस्तित्व है। खासकर अतीत में एक टियर 5 ट्रांसेंडेंट दर्जनों छोटे ग्रहों पर हावी हो सकता था। आज के असाधारण समृद्धि के युग में भी एक टियर 5 ट्रांसेंडेंट तियानकी तारे जैसे दूरस्थ छोटे ग्रह पर भी हावी हो सकता है। टियर 5 की लड़ाकू शक्ति पहले से ही बहुत भयावह है। 30,000 क्रेडिट का उपयोग करके टियर 5 की लड़ाकू शक्ति प्राप्त करना तथा भविष्य में और अधिक संसाधन अर्जित करना, क्या ये सचमुच महंगा है? मैं सचमुच बहुत ज्यादा सोच रहा था। लू शेन ने चुपचाप सोचा। वह डू बाई के शब्दों के प्रति कृतज्ञ महसूस कर रहा था, जिसने उसे जागृत कर दिया। एक बार मुझे मेरा विशालकाय दिव्य सैनिक मिल जाए तो मैं कुछ टियर 5 मिशनों पर काम कर सकूंगा। तब तक क्रेडिट अर्जित करना बहुत आसान हो जाएगा और अगली बार जब हम मिलेंगे तो मुझे तुम्हें अपना विशालकाय दिव्य सैनिक जरूर दिखाना होगा। डू बाई मुस्कुराया और लू शेन के कंधे पर थपथपाया। लू शेन ने हल्का सा मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। लू शेन के लिए एक विशालकाय दिव्य सैनिक खरीदने के लिए 30,000 क्रेडिट जमा करने में 30 साल लगाना आखिरकार बेकार है। आखिरकार लू शेन के लिए अपनी ताकत कई रैंक बढ़ाने के लिए 30,000 क्रेडिट काफी हैं और 5वीं श्रेणी तक पहुंचना भी नामुमकिन नहीं है। बेशक अगर वह इसे मुफ्त में इस्तेमाल कर सकता तो लू शेन को अपनी बाहरी शक्ति को बढ़ाने के लिए विशालकाय दिव्य सैनिक का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। ठीक है, बहुत हो गई बातें, चलो जल्दी से मिशन पूरा करें, डू बाई ने सख्ती से कहा। लू शेंग ने सिर हिलाया और बिना कुछ कहे पास में मौजूद साधारण बेल कीटों को मारने लगा। इन तृतीय श्रेणी के बेल कीटों ने लू शेंग का कोई प्रतिरोध नहीं किया। कुछ ही मिनटों में 20 से ज्यादा साधारण बेल कीटों को लू शेंग ने मार डाला और अपनी पंचतत्व लघु दुनिया में इकट्ठा कर लिया। डू बाई और अन्य लोगों के भी कार्रवाई करने के साथ उनकी 7 सदस्यीय टीम ने 300 साधारण वाइन कीटों का अपना मिशन लगभग पूरा कर लिया। इस गति से लू शेन की कुशलता देखकर डू बाई थोड़ा हैरान हुआ। आखिरकार लू शेन की गति लगभग बाकी 5 दिग्गजों से मेल खा रही थी। मूलतः डू बाई ने लू शेन को मिशन में शामिल होने के लिए कहा था क्योंकि उसे लू शेन द्वारा इंटरस्टेलर शिप की खरीद से लाभ हुआ था और वह लू शेन की देखभाल करना चाहता था। लेकिन अब ऐसा लगता है लू शेन को स्पष्टतः उसकी देखभाल की ज्यादा जरूरत नहीं थी। डू बाई मुस्कुराया और दूरी पर एक बड़े बेल कीट की ओर इशारा करते हुए कहा, लू शेन, क्या आप बेल कीट राजा की ताकत का परीक्षण करना चाहते हैं? लू शेन ने बेल कीट राजा को देखा।
आम बेल कीटों की तुलना में बेल कीट राजा काफी बड़ा था, लगभग 7 या 8 मीटर लंबा, और एक तेज आभा बिखेर रहा था। उसके दरांती जैसे एंटीना भी एक हल्की ऊर्जा से चमक रहे थे। इन साधारण कीड़ों का सामना करना पहले से ही थोड़ा उबाऊ है। लू शेंग मुस्कुराया, सीधे आगे बढ़ा और बेल कीट राजा पर हमला कर दिया। डू बाई ने दृश्य को ध्यान से देखा, उसकी आभा अधिक केंद्रित हो गई। वह लगातार लू शेंग पर नजर रख रहा था। हालांकि वाइन कीट राजा ने अपनी बुद्धिमत्ता को दबा रखा था, लेकिन उसकी चौथी श्रेणी की ताकत असली थी। कई चौथी श्रेणी के नए खिलाड़ी शायद अकेले वाइन कीट राजा का सामना न कर पाए। डू बाई तैयार था, अगर लू शेंग नहीं संभाल पाता तो वह आगे आता। लेकिन जब लू शेंग ने आक्रमण किया तो उसके शरीर पर एक सुनहरी चमक चमक उठी और उसकी पीठ पर एक पंचतत्व आरेख चमक उठा। डू बाई अपनी खुशी जाहिर करने से खुद को रोक नहीं सका। सच्चा मार्शल शरीर। जूनियर भाई लू वास्तव में सच्चे मार्शल बॉडी का उपयोग करके गोल्डन बॉडी में एकीकृत है। डू बाई हैरान था, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसका जूनियर एक साधारण टियर 4 मार्शल आर्टिस्ट नहीं होगा। डू बाई के शब्दों ने आसपास खड़े पांचों दिग्गजों का ध्यान खींचा। पहले से अधीर युवक ने लू शेंग की ओर देखा, जिसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। यद्यपि ट्रू मार्शल बॉडी को टियर 4 में गोल्डन बॉडी के साथ एकीकृत करने से उतनी भयानक शक्ति वृद्धि नहीं हुई जितनी टियर 2 या 3 में हुई थी, यह अभी भी सामान्य टियर 4 मार्शल आर्टिस्ट की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। इसके अलावा लू शेंग द्वारा उत्सर्जित आभा को देखकर डू बाई की आंखों में आश्चर्य का भाव दिखाई दिया। जूनियर भाई लू की आभा अन्य पांचों से भी अधिक मजबूत है। इसके अलावा ये पहले से ही कुछ मध्य स्तरीय 4 मार्शल कलाकारों को टक्कर दे सकता है। लू शेंग की देखभाल के लिए डू बाई ने विशेष रूप से 5 अनुभवी सैनिकों को एक साथ मिशन पूरा करने के लिए बुलाया, ताकि वह लू शेंग पर ध्यान केंद्रित कर सके। लेकिन अप्रत्याशित रूप से लू शेंग टीम में खुद के अलावा दूसरा सबसे मजबूत खिलाड़ी निकला। गड़गड़ाहट। अंतरिक्ष क्षेत्र में विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। लू शेंग के हमले से बेल कीट राजा का शरीर धंस गया। 5 तत्व क्षेत्र और दीर्घायु क्षेत्र द्वारा निर्मित मानसिक क्षेत्र मानचित्र टिमटिमा रहा था, जिससे शक्तिशाली शक्ति निकल रही थी। डू बाई और अन्य 6 का ध्यान लू शेंग की ओर आकर्षित हुआ। इंतजार। लू शेंग पर आभा वास्तव में 2 ग्रह स्तरीय साधना तकनीकों से है। अचानक डू बाई को कुछ एहसास हुआ और वह खुद को चिल्लाने से नहीं रोक सका। 2 तकनीकें। डू बाई की बातें सुनकर पांचों दिग्गजों के दिलों में थोड़ा झटका लगा। ये है अमर तकनीक और जीवन और मृत्यु तकनीक की आभा। डू बाई के चेहरे पर आश्चर्य के भाव दिखाई दिए और वह बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। लेकिन इस बुदबुदाहट ने अन्य 5 दिग्गजों के पहले से ही हिल चुके दिलों में फिर से सदमे की लहरें पैदा कर दी। वह कैसे संभव है? एक अनुभवी व्यक्ति घबराहट में बुदबुदाया। जीवन और मृत्यु तकनीक हमारे जीवन गुटों की एक विशिष्ट ग्रह स्तरीय साधना तकनीक है। केवल स्टार रिवर विश्वविद्यालय और यहां तक कि मानव संघ में ही यह उपलब्ध है। लू शेंग ने आधे महीने से भी कम समय में जीवन और मृत्यु तकनीक में महारत हासिल कर ली। ये सुनकर अन्य अनुभवी सैनिक चुप हो गए। ग्रह स्तर के ज्ञान में निपुणता प्राप्त करने में आधे महीने से भी कम समय लगता है, फिर ये दोनों जानकारियां एक साथ इतनी अजीब क्यों लगती हैं? इसके अतिरिक्त लू शेंग को देखते हुए ग्रह स्तर की साधना तकनीक की यह निपुणता केवल प्रवेश स्तर की नहीं थी। समय डू बाई सहित पांचों बड़े छात्र चुप थे, विशेषकर डू बाई, जिसे अचानक लगा कि उसके पिछले विचार एक मजाक थे। लू शेंग की देखभाल। ऐसा लग रहा था कि लू शेंग को उसकी देखभाल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, ये सिर्फ उसकी इच्छाधारी सोच थी। यह आदमी, ज्यादा समय नहीं लगेगा जब इसकी ताकत मेरी ताकत से भी मुकाबला करने लगेगी, है ना? ये शब्द कहते हुए डू बाई हक्का बक्का रह गया। आप देखिए, डू बाई 30 वर्षों से लाइफ फैक्शंस में था और अपनी ताकत के वर्तमान स्तर पर पहुंच गया था, जबकि लू शेंग कितना समय हो गया था? पंजीकरण से लेकर अब तक केवल 10 दिन ही हुए हैं। ये लड़का, मैं कितना मूर्ख हूं, मैं इससे इसकी कॉलेज प्रवेश परीक्षा की रैंकिंग के बारे में पूछना ही भूल गया। इतनी प्रतिभा और ताकत के साथ ये तो टॉप 10,000 में होगा ही। डू बाई को थोड़ा कड़वाहट महसूस हुई। जैसे ही सभी के विचार अलग अलग थे, लू शेंग ने वाइन कीट राजा का सामना किया जो चौथे स्तर के मार्शल कलाकार के बराबर था, और उसने एक मुक्का मारा। महान 5 तत्व मुट्ठी। धमाका। अपने शरीर के भीतर 5 तत्वों की शक्ति के साथ 5 तत्वों के क्षेत्र को मिलाकर यह तुरंत विस्फोट हो गया। भयानक ऊर्जा ने तुरंत ही बेल कीट राजा के शरीर को भेद दिया।
सफेद तरल पदार्थ अंतरिक्ष में फैल गया, स्वतंत्र रूप से तैर रहा था। इस वाइन कीट राजा की ताकत मोटे तौर पर एक सामान्य शुरुआती चौथे स्तर के मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। यह मेरे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। लू शेंग शांति से खड़ा रहा, कीट राजा की लाश को 5 तत्वों की छोटी दुनिया में इकट्ठा किया और खुद से सोचा, वाइन कीट राजा के इस स्तर को चेन मोयुन द्वारा आसानी से संभाला जा सकता है। फिर लू शेंग ने पलटकर देखा कि डू बाय और अन्य 6 लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वह कोई राक्षस हो। क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? लू शेंग ने उसके गाल को छुआ और संदेह से पूछा। नहीं नहीं नहीं। बड़े छात्रों ने जल्दी से सिर हिलाया। इस समय वे लू शेंग को कम आंकने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? यहां तक कि उन्हें भी बेलकीट राजा से निपटने के लिए कुछ प्रयास करने पड़े, लेकिन लू शेंग ने इसे बहुत आसानी से संभाल लिया। उनकी ताकत बहुत पहले ही अज्ञात मात्रा में उनसे अधिक हो चुकी थी। वे लू शेंग के प्रति अपने पिछले रवैये का उपयोग कैसे कर सकते थे? फिर लू शेंग ने एक बड़े छात्र के साथ मिलकर एक और बेलकीट राजा का आसानी से वध कर दिया, जिससे टीम का काम पूरा हो गया। वे स्वर्ग पहुंचने वाली बेल पर एक आराम करने वाले पत्ते पर आराम करने के लिए लौट आए। लू शेंग, मुझे एक मित्र के रूप में जोड़ें। भविष्य में जब भी अच्छे कार्य होंगे मैं आपको कॉल करूंगा। हम उन्हें अधिक कुशलता से पूरा करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। जैसे ही वे विश्राम स्थल पर पहुंचे, एक बड़ा छात्र बेशर्मी से वहां आ गया। उसकी बात मत सुनो भाई लू शेंग, मुझे अपने दोस्त के रूप में शामिल करो। हम लंबे समय तक लाइफ फैक्शंस में रहेंगे। मैं भविष्य में भी तुम्हारे साथ विचारों का आदान प्रदान करना चाहता हूं। वरिष्ठ छात्रों में से एक ने मुस्कुराते हुए लू शेंग से बात की। इस समय लू शेंग के प्रति 5 बड़े छात्रों की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अलग थी। आखिरकार शुरुआत में वे केवल इतना जानते थे कि लू शेंग एक नए छात्र थे और एक नए छात्र का पहला कार्य था, इसलिए यह अपरिहार्य था कि वे लू शेंग को अपनी टीम में शामिल होने से रोकेंगे, क्योंकि वह उन्हें पीछे खींच सकता था। उनके मन में नए खिलाड़ी न केवल टीम को पीछे धकेलते हैं, बल्कि उनका कोई मूल्य भी नहीं होता, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से लू शेंग के साथ ठंडा व्यवहार किया। लू शेंग को टीम में शामिल होने से मना न करना पहले से ही डू बाय के चेहरे पर विचार कर रहा था, लेकिन अब लू शेंग की प्रदर्शित प्रतिभा और ताकत से स्वाभाविक रूप से सभी लोग बहुत खुश हो गए। लू शेंग ने उन्हें अस्वीकार नहीं किया, केवल उस युवा मार्शल आर्टिस्ट को छोड़कर जिसने पहले अशिष्टता से बात की थी। लू शेंग ने सभी को मित्र के रूप में शामिल कर लिया। आखिरकार नया होने के कारण लाइफ फैक्शंस के बारे में कई बातें उसे समझ नहीं आईं। इन पुराने छात्रों से थोड़ी बहुत जानकारी मिलना अच्छा रहा। इसके अलावा उनमें से किसी ने भी अशिष्टता से बात नहीं की। अपनी संपर्क जानकारी जोड़ने के बाद डू बाय ने पहले ही उनके द्वारा एकत्र किए गए वाइन कीट शवों को अपलोड कर दिया था और लू शेंग को 50 क्रेडिट हस्तांतरित कर दिए थे। इस बार लू शेंग ने एक बेलकीट राजा को मार डाला, झांग लेई के साथ मिलकर एक और को मार डाला और दर्जनों नियमित बेलकीटों का वध कर दिया। मैंने उसे 50 क्रेडिट दिए। आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, है ना? डू बाय ने सबसे पहले यह बात कही, फिर बड़े छात्रों से सवाल किया। बिल्कुल नहीं। जूनियर लू के बिना मुझे उस कीड़े को खत्म करने के लिए काफी ताकत खर्च करनी पड़ती। वरिष्ठ छात्रों में से एक झांग लेई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ठीक है, मैं बाद में तुम्हारे क्रेडिट बांट दूंगा। अब जब काम पूरा हो गया है तो हमारी टीम बिखर जाएगी और सब अपने अपने घर लौट जाएंगे। डू बाय ने अपना हाथ हिलाया, अपने संचार कंगन पर टीम को भंग कर दिया और अन्य पुराने छात्रों ने भी एक एक करके खुद को खोल दिया। लू शेंग को विदाई दी। स्टार रिवर यूनिवर्सिटी में लाइफ फैक्शंस सहित बहुत सारे लोग हैं, इसलिए इस तरह की मुठभेड़ें आम हैं। लू शेंग के कंधे को थपथपाते हुए डू बाय मुस्कुराए। ठीक है, काम पूरा हो गया। मैंने अपने विशालकाय दिव्य सैनिक को बनाने के लिए जरूरी आखिरी संसाधन जुटा लिए हैं। काम पूरा होने पर मैं तुम्हें उच्च स्तरीय कार्य दिखाऊंगा और उन पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। डू बाय ने खुशी से मुस्कुराया, उसकी आंखें उत्सुकता से भरी हुई थीं। अरे हाँ। अचानक डू बाय को कुछ याद आया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। याद है मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था? मेंटर गुमो हर 10 साल में लाइफ फैक्शंस में व्याख्यान देते हैं। दिनों की गिनती करें तो मेंटर गुमो के व्याख्यान में लगभग 2 दिन बाकी हैं। ध्यान रखना कि तुम इसे मिस न करो। मेंटर गुमो एक 7वें दर्जे के मार्शल आर्टिस्ट हैं। इतने शक्तिशाली व्यक्ति के व्याख्यान से प्राप्त ज्ञान का एक छोटा सा अंश भी हमें लंबे समय तक पचाने के लिए पर्याप्त है। डू बाय की बातें सुनते ही लू शेंग की आंखें चमक उठीं। याद दिलाने के लिए धन्यवाद सीनियर।
डू बाय मुस्कुराया, लू शेन के कंधे को थपथपाया, फिर अपना इंटरस्टेलर जहाज निकाला और चला गया। लू शेन भी देर नहीं किया, स्वर्ग तक पहुंचने वाला जहाज निकाला, अपने निवास के निर्देशांक दर्ज किए और चला गया। कुछ मिनट बाद लू शेंग अपने निवास पर लौट आया, लेकिन अभी भी अपनी कनपटियां रगड़ रहा था। पहली बार के बाद दूसरी बार बेहतर था, लेकिन यह अभी भी असुविधाजनक है। अगर मैं प्रकाश की गति के बोझ तले लड़ाई का सामना करता हूं, तो मैं चरम लड़ाकू शक्ति बनाए नहीं रख पाऊंगा। लू शेंग ने गहरी सांस ली, कुछ देर तक अपनी कनपटियों को रगड़ा, फिर धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ गया। आइए देखें कि एक बफर उपकरण को अलग से स्थापित करने में कितना खर्च आता है। लू शेंग ने लाइव फैक्शंस का आंतरिक नेटवर्क खोला, थोड़ी देर तक खोज की और फिर जल्दी से पेज बंद कर दिया। अचानक मुझे लगा कि यह भी खुद को प्रशिक्षित करने का एक तरीका है। वाद्ययंत्र वगैरह भूल जाओ। लू शेंग अपने बिस्तर पर भावशून्य बैठे अपने आप से कुछ बुदबुदा रहे थे।